हेलो दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। फिर से मैं आज एक सेकंड यूनिट लेके आया हूँ केवीएस पीआरटी पेडागोजी का। तो स्वागत है फिर से आपका। तो शुरुआत करते हैं एक नए एनर्जी के साथ, नए ऊर्जा के साथ। और जो कि ये पहला यूनिट है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, शिक्षार्थी को समझना। तो ये घटना चक्र की बुक है जिसमें कंटेंट बहुत अच्छे ही दिए हुए हैं। जो आप मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि इतना इजी लैंग्वेज में इसमें दिया गया है कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैंने कई सारे बुक्स पढ़े, कई सारी चीज़ें कंटेंट की को कलेक्ट किया मैंने। जैसे रोहित वैद्वान सर का भी अध्ययन मंत्रा की जो बुक है, वो भी बुक अच्छी है, मैं उसकी बुराई नहीं करता। बट उसमें जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत टफ लैंग्वेज में लिखी हैं, आपको समझ में ही बहुत कम आएगा। या तो फिर जो कई बार उसको रिपीट किया रहे, या कई बार उसको मतलब जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहे, वही समझ पाएगा उसको। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। शिक्षार्थी को समझना। बाल विकास का परिचय। बाल विकास का साधारण अर्थ बालक का विकास है। बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उसमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को सामूहिक रूप से बाल विकास कहा जाता है। ये परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक तथा भाषाई होते हैं। विकास क्या है? स्किनर के अनुसार विकास नियमित और क्रमिक प्रक्रिया होती है। वहीं ईबी हर्लॉग का मत है कि विकास नियमित और क्रमबद्ध रूप में परिवर्तनों के प्रगतिशील क्रम को व्यक्त करता है। इसे कार्य हेतु अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के लिए क्षमताओं को प्रकट करने और विकसित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के कारण शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षेत्रों में परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं: आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी आकृतियों का लोप, नई आकृतियों की प्राप्ति। विकास की श्रेणियों को मुख्यतः चार अवस्थाओं में बांटा जा सकता है: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। हरलॉक का डिफिनेशन है ये: बाल विकास में प्रमुख रूप से बालक के स्वरूप, व्यवहार, रुचियों और उद्देश्यों में होने वाले विशेष परिवर्तनों के अनुसंधान पर बल दिया जाता है, जो बालक के एक विकास कालक्रम से दूसरे विकास कालक्रम में प्रवेश करने के समय होता है। एक बर्ग का डिफिनेशन है: बर्ग के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट डिफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। नेक्स्ट है जेम्स ट्रेवर का डिफिनेशन है के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट डिफिनेशन है आइजेंग का। आइजेंग के अनुसार बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। इसमें गर्भकालीन अवस्था, जन्म अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बाल विकास मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जो बालकों के विकास के सभी महत्वपूर्ण आयामों का अध्ययन करता है। बाल विकास के क्षेत्र, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है: पहले, बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बाल विकास के सभी आयामों का अध्ययन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, व्यक्तित्व का मूल्यांकन। तो विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ विकास डेवलपमेंट। वृद्धि तथा विकास ये दोनों शब्द आगे बढ़ने की ओर ही इंगित करते हैं, इसलिए अक्सर दोनों शब्दों को एक दूसरे के समानार्थी अर्थ के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है, परंतु इन दोनों शब्दों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ मौलिक अंतर हैं। वृद्धि तथा विकास सतत प्रवाहित होने वाली प्रक्रियाएं जो जन्म के पूर्व से ही प्रारंभ हो जाती हैं। गर्भावस्था से मृत्यु तक व्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तनों की इस श्रृंखला से पता चलता है कि व्यक्ति बढ़ रहा है। इन परिवर्तनों में केवल शरीर के अंगों का विकास नहीं होता है, वरन सामाजिक तथा सांवेगिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाता है। ये परिवर्तन मुख्यतः दो भागों में विभक्त किए जा सकते हैं जो निम्नवत हैं। पहला है मात्रात्मक परिवर्तन, दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन क्या होता है भैया? लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना। गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? भाषा सीखने की क्षमता में परिवर्तन, गामक कौशल का विकास। परिवर्तन मानव जीवन के लगभग हर पहलू में होते हैं, फिर चाहे वह सामाजिक हो, शारीरिक हो, संवेगात्मक हो, बौद्धिक हो आदि हो। इन सभी पहलुओं से संबंधित सभी परिवर्तनों को हर्लॉक के अनुसार निम्नवत चार वर्गों में रखा जा सकता है: आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, नए लक्षण प्रकट होना, पुराने लक्षण लुप्त होना। वृद्धि और विकास मानवीय परिवर्तनों से संबद्ध दो संकल्पनाएं हैं। वृद्धि से अभिप्राय शारीरिक कोशिकाओं एवं ऊतकों में होने वाले उस मात्रात्मक परिवर्तन से है जिसे विविध यंत्रों से मापा जा सके। उदाहरण: जन्म के समय शिशु का वजन सामान्यतः 2.5 से 3 किलो तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है, परंतु धीरे धीरे इसमें पर्याप्त परिवर्तन होते हैं। साल भर में उनका वजन 8 से 9 किलो, लंबाई 75 सेंटीमीटर के लगभग हो जाती है, एवं 18 से 20 वर्ष होते होते उसका वजन
55 से 65 किलो तथा लंबाई 5 से 6 फुट तक हो जाती है। विकास से तात्पर्य व्यक्ति में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन से है। शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों की सुव्यवस्थित, क्रमिक तथा प्रगतिशील श्रृंखला ही विकास है, जिसमें क्रमिक श्रृंखला से अभिप्राय एक निश्चित क्रम से है, जबकि प्रगतिशील श्रृंखला से अभिप्राय दिशा संबंधी परिवर्तनों से है। ये परिवर्तन व्यक्ति में कार्यात्मक परिपक्वता लाते हैं, अर्थात व्यक्ति के कार्यों में सुधारात्मक परिपक्वता परिलक्षित होने लगती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास को अपने अपने मतानुसार निम्नवत परिभाषित किया है। मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। हरलॉक के अनुसार विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित एवं समानुपात प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होता है। जेम्स ड्रोवर के अनुसार है डिफिनेशन भैया, विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी सतत रूप से व्यक्त होती है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक होता है। यह विकास तंत्र को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है। यह प्रगति का मापदंड है और इसका आरंभ शून्य से होता है। सेल के अनुसार विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है। इरा जी गार्डन के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता है। विकास के विभिन्न आयाम: भाषात्मक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और शारीरिक विकास। विकास की अवस्थाएं: मनोवैज्ञानिकों ने द्वारा संपूर्ण विकास का काल कई अवस्थाओं में बांटा गया है। गर्भकाल से परिपक्वता की प्राप्ति तक प्रत्येक अवस्था में कुछ ऐसी विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण प्रत्येक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न दिखाई पड़ने लगती है। इन अवस्थाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। विकास के प्रत्येक चरण अद्वितीय हैं। विकास की अवस्थाओं का विस्तृत वर्गीकरण निम्नवत किया जा सकता है। भ्रूणावस्था गर्भाधान से 8 माह तक, गर्भावस्था 8 सप्ताह से जन्म तक, शैशव काल नवजात काल जन्म से 15 दिन, शैशव काल 15 से 2 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यकाल 2 से 5 से 6 वर्ष, मध्य बाल्यकाल 5 से 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। नेक्स्ट है किशोरावस्था, जिसमें तारुण्य कहते हैं 12 से 14 वर्ष। किशोरावस्था 14 से 18 साल होता है। प्रौढ़ावस्था प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 18 से 35-40 वर्ष तक, मध्य प्रौढ़ावस्था चौथे दशक के आरंभिक वर्षों से छठे दशक के आरंभिक वर्षों तक, उत्तर प्रौढ़ावस्था छठे दशक के आरंभ वर्ष तक। परीक्षा प्रतियोगी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है बालक के व्यवहारों का। बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है 6 वर्ष में। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं विलियम वुंट। वुंट ने अपना प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला लिम्चिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में 1879 ईस्वी में। मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान की मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या की सिगमंड फ्रायड ने। भारत में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई कोलकाता विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में। बाल विकास के सिद्धांत: प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुकरण करती है। वृद्धि तथा विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कभी यह मंद गति से चलती है तो कभी यह तीव्र गति से। उस सिद्धांत को निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं, जो यह बताता है कि सामान्यतः वृद्धि तथा विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का अंत: एक समान आयु के बालकों में भी परस्पर भिन्नता पाई जाती है। बालकों का विकास और वृद्धि उनकी व्यक्तिगतता के अनुरूप होती है। इसे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। परिमार्जिता का सिद्धांत: उचित प्रयासों द्वारा वृद्धि तथा विकास की गति को वांछित दिशा की ओर तथा तीव्र गति से उन्मुख किया जाता है। इसे परिमार्जिता का सिद्धांत कहते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत: इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। कुप्पुस्वामी ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया है कि विकास निम्न क्रम में होता है: मस्तकाधोमुखी क्रम, सामीप्य क्रम। तो मस्तकाधोमुखी क्रम पहले देखते हैं। विकास लंबवत रूप से सिर से पैर की ओर बढ़ होता है। बालक पहले सिर और हाथ पर नियंत्रण करना सीखता है, तत्पश्चात टांगों पर नियंत्रण करना सीखता है। भ्रूणावस्था से लेकर बाद की भी अवस्थाओं का विकास क्रम यही रहता है। दूसरा है सामीप्य का विकास क्रम। विकास का क्रम केंद्र से बाहर की ओर होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद भुजाओं का, फिर हाथ की अंगुलियों का, तत्पश्चात संयुक्त विकास होता है। उदाहरण: पेट और धड़ क्रियाशीलता जल्दी आती हैं। एकीकरण का सिद्धांत: इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर संबंध या समन्वय रहता है। अलग अलग अंगों का एकीकरण ही गतिविधियों को सरल व सहज बनाता है। वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत: इस सिद्धांत के अनुसार विकास लंबवत न होकर चक्राकार होता है। बालक एक समान गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए आगे बढ़ता है। इस प्रकार से विकास होने पर विकास का सुदृढ़ीकरण होता है। क्रमबद्धता का सिद्धांत: एक समान जाति के प्राणियों का विकास एक समान क्रम में होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद विकास क्रम सभी अवस्थाओं में क्रमबद्ध रहता है।
वृद्धि और विकास वंशानुक्रम व वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया की संयुक्त परिणाम है। विकास की विशेषताएं। विकास की एक निश्चित प्रणाली होती है। विकास सामान्य से विशेष प्रक्रिया की ओर होता है। विकास अविराम गति से होता है। विकास की गति में तीव्रता और मंदता पाई जाती है। विकास की गति में व्यक्तिगत विषमताएं पाई जाती हैं। विकास संबंधी अनेक गुण सहसंबंधित होते हैं। विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास वर्तुलाकार होता है। विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं। पहला है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होता है। इस पौष्टिक भोजन हो गया, निद्रा व विश्राम हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गई, लैंगिक भिन्नता हो गया, विद्यालय हो गया। पहला है वंशानुक्रम। थॉर्नडाइक ने बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण वंशानुक्रम को ही माना है। कैटल व्यावसायिक योग्यता का मुख्य कारण वंशानुक्रम को मानते हैं। वंशानुक्रम बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करता है, जिनमें कुछ मुख्य प्रभाव निम्नवत दर्शाए गए हैं। वंशानुक्रम: बुद्धि, मूल शक्ति, व्यावसायिक योग्यता, शारीरिक लक्षण, सामाजिक स्थिति, चरित्र, ये सब वंशानुगत होते हैं। वातावरण: बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि, मानसिक विकास, सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व विकास, शारीरिक विकास। लैंगिक भिन्नता: बालकों की तुलना में बालिकाओं का मानसिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है और बालकों की तुलना में बालिकाएं अपेक्षाकृत जल्दी विकसित और परिपक्व होने लगती हैं। विद्यालय: बालक के लिए विद्यालय जाने का साधारण अर्थ विकास करना होता है। बालक विद्यालय जाने के पूर्व आत्म केंद्रित रहता है। बालक विद्यालय जाकर श्रम की महत्ता, अनुशासन आदि गुण तो सीखते ही हैं, साथ ही सामाजिक दायित्वों को भी सीखते हैं। अतः विद्यालय बालक के समाजीकरण का सक्रिय साधन होता है। विद्यालय को शिक्षा का औपचारिक साधन होने के संबंध में जॉन डेवी ने कहा है कि बिना औपचारिक साधनों से इस जटिल समाज में साधन और सिद्धियों का हस्तांतरण संभव नहीं है। यह एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति का द्वार खोलता है जिसको बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं करते। विद्यालय संबंधी परिवेश तथा कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं निम्नवत दर्शाए जाते हैं। पहला है विद्यालय का वातावरण, दूसरा समय विभाजन चक्र, तीसरा शिक्षण विधियाँ, पाठ्येतर क्रियाकलाप, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, खेल व शारीरिक गतिविधियाँ। पौष्टिक भोजन: सॉरेनसन ने पौष्टिक भोजन को शारीरिक विकास का परम मित्र कहा है। अंतःस्रावी ग्रंथि: थायराइड ग्रंथि के स्राव का संबंध बालक की लंबाई से होता है। पैराथायरॉइड ग्रंथि के स्राव का संबंध हड्डियों तथा दांतों के विकास से होता है। जनन ग्रंथियों पर पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व के लक्षण निर्भर करते हैं। निद्रा व विश्राम: शैशवावस्था में 12 घंटे, बाल्यावस्था में 10 घंटे तथा किशोरावस्था में 8 घंटे की निद्रा को पर्याप्त माना जाता है। बालक को इतना विश्राम मिलना आवश्यक है क्योंकि थकान उसके विकास में बाधक सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट है विकास की अवस्थाएं। शैशवावस्था, अवधारणा एवं विकास। शैशवावस्था मानव जीवन की पहली व आधारभूत अवस्था है। इस अवस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। सामान्यतः जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है, इन्फेंसी। इस अवस्था में ही बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। क्रो के अनुसार यह अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इस अवस्था में उसका जितना ही अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जा सकता है उतना ही अधिक उत्तम विकास और जीवन होता है। स्टॉक के अनुसार जीवन के पहले 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन को नींव रखता है। यद्यपि परिवर्तन किसी आयु में हो सकते हैं, तथापि प्रारंभिक जीवन में बनी हुई प्रवृत्तियां और प्रतिमान प्रायः स्थायी बने रहते हैं। एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह तय किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। न्यूमैन के अनुसार शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। न्यूमैन ने यह डेफिनेशन दिया, शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। फ्रायड के अनुसार बालक को जो भी बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। शैशवावस्था की विशेषताएं। मनोवैज्ञानिक वाटसन के अनुसार विकास के किसी अन्य अवस्था की तुलना में शैशवावस्था में सीखने वाले का क्षेत्र तथा तीव्रता अधिक व्यापक होता है। वैलेंटाइन ने तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। अतः शैशवावस्था को विकास की अवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। शैशवावस्था की कुछ अन्य विशेषताएं निम्नवत है। शैशवावस्था में शिशु को अपने बड़ों से सदैव प्रेम, स्नेह, सहानुभूति की अपेक्षा होती है। शिशु यह भी चाहता है कि उसके अलावा वह प्रेम किसी और को न मिले, अन्यथा उसे ईर्ष्या होती है। शिशु नवीन बातों को तीव्रता से सीख लेता है। उसमें नकल या अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शिशु को एक कार्य को बार बार दोहराने में आनंद आता है, जैसे बार बार उछलने, कूदने तथा हंसने का मन करता है। इस अवस्था में खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। शिशु अपने खिलौनों के साथ एकांत में उसी प्रकार से खेलता है, बातचीत करता है जिस प्रकार से उसके माता पिता उससे करते हैं। वह अपने खिलौने को गोद में लेकर कभी सुलाता है तो कभी उन्हें पुचकारता है। इस अवस्था के आरंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव होता है। वह अकेले ही खेलना पसंद करता है। धीरे धीरे आगे के वर्षों में सामाजिक भावना विकसित होने लगती है। शैशवावस्था व शारीरिक विकास।
शारीरिक विकास दृष्टि से शैशवावस्था विकास की अवस्थाओं से महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। जन्म से 3 वर्ष की आयु तक शिशु में शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था के अंतर्गत होने वाले शारीरिक विकास महत्वपूर्ण पहलुओं को निम्नवत प्रस्तुत किया गया है। पहले हो गई लंबाई। जन्म से के समय बालिकाओं की औसत लगभग 51 सेंटीमीटर जबकि बालकों की औसत लगभग 51.5 सेंटीमीटर होती है। 6 वर्ष के अंत तक बालिकाओं की औसत लंबाई लगभग 107.4 सेंटीमीटर जबकि बालकों की औसत लंबाई लगभग 108.5 सेंटीमीटर हो जाती है। नेक्स्ट है वेट, वजन। जन्म के समय शिशु का भार प्राय 3 किलोग्राम का होता है, जो लगभग 6 माह में 6 से 7 किग्रा अर्थात दोगुना हो जाता है। 1 वर्ष के अंत तक शिशु का भार लगभग 3 गुना 9 से 10 किग्रा हो जाता है तथा इस अवस्था के अंत तक शिशु का भार 5 से 6 गुना हो जाता है। सिर तथा मस्तिष्क। नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई के लगभग 1/4 होती है। आरंभ में लगभग 2 वर्ष तक सिर की लंबाई व आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है, लेकिन धीरे धीरे यह गति मंद हो जाती है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम रहता है, जो 6 वर्ष की आयु तक लगभग 1.25 किग्रा हो जाता है। नेक्स्ट है हड्डियाँ, बोन्स। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है, जिनका स्वरूप छोटा, कोमल तथा लचीला होता है। हड्डियों के सुदृढ़ होने की प्रक्रिया का अस्थिकरण या अस्थि विकास ओसिफिकेशन कहते हैं। बालिकाओं में अस्थिकरण तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। नेक्स्ट हो गया दांत। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते, लगभग 6 माह 7वें माह में दूध के दांत आते हैं, डिसिडुअस टीथ कहते हैं। लगभग शिशु में लगभग 20 दूध के दांत आते हैं। लगभग 1 वर्ष की आयु तक सभी दांत आ जाते हैं। शिशु में स्थायी दांत 5वें या 6वें वर्ष की आयु में निकलने लगते हैं तथा इसी आयु के में दूध के दांत गिरने लगते हैं। शैशवावस्था और मानसिक विकास। मानसिक विकास से आशय मुख्यतः उस योग्यता के विकास से है जिसके माध्यम से वातावरण के साथ अनुकूल तथा समायोजन किया जाता है। विकास के इस क्षेत्र के अंतर्गत भाषा, स्मृति, तर्क, चिंतन, कल्पना तथा निर्णय आदि योग्यताएं समाहित की जाती हैं। शैशवावस्था में मानसिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 3 वर्ष की आयु तक लगभग 50% मानसिक विकास हो जाता है। सोरेंस के अनुसार जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होने लगता है। गुडेन एफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। शैशवावस्था में होने वाले मानसिक विकास का क्रमवार वर्णन निम्नवत है। बाल्यावस्था, अवधारणा एवं विकास। एडलर का कथन है कि जब बालक 4 या 5 वर्ष का रहता है तभी उसकी जीवन शैली निश्चित हो जाती है। इसी जीवन शैली पर उसके आचरण और व्यवहार का रूप निर्भर है। जिस प्रकार मकान की मजबूती मकान की नींव पर निर्भर करती है, उसी प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व उसके बचपन के अनुभव पर आधारित होता है। फ्रायड ने शैशवावस्था को भावी जीवन का आधारशिला के रूप में स्वीकार करते हुए कहा है कि बालक को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। शैशवावस्था की समाप्ति 5 से 6 वर्ष के उपरांत बाल्यावस्था प्रारंभ होती है। यह अवस्था किशोरावस्था यौनावस्था के प्रारंभ 12-13 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था के कई नाम दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक इस समय तक हुए विकास के स्तर को किसी न किसी प्रमुख विशेषता को बतलाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम उनकी विशेषताएं निम्नवत है। प्रारंभिक विद्यालय आयु। इस अवस्था में बालक की औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है, इसलिए शिक्षा शास्त्री इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु, एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। चातुर की आय। परिजन इस अवस्था को चातुर की आय कहते हैं क्योंकि बालक स्वयं को सब कुछ जानने वाला मानता है और दूसरों को उच्च ज्ञान की बात मानने में हिचकिचाता नहीं है। गंदी आय। कुछ लोग इस अवस्था को गंदी आय कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में बालक गंदा, बेढंगा तथा लापरवाह रहता है। टोली समूह का अवस्था। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह अवस्था टोली समूह की अवस्था है क्योंकि इस काल में प्रत्येक लड़के लड़की की चाह अपने समवयस्कों के द्वारा अपना लिए जाने और गिरोह या टोली के सदस्य मान लिए जाने की होती है। क्षीण बुद्धि की रुकावट। एच एल हालिंगबर्थ ने इस आयु को क्षीण बुद्धि की रुकावट कहा बताया है, जिसे पार करना और प्रौढ़ जीवन से सफल समायोजन करना बहुत जरूरी है। क्षीण बुद्धि में जो आवेगशीलता और दूरदर्शिता विशेष रूप से पाई जाती है वह बड़े बालक में भी उतने ही विशेष रूप से पाई जाती है। खेल की अवस्था। स्ट्रेंग के अनुसार शायद ही ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई। एन सेनगुप्ता ने। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा। शिक्षण का प्रथम चरण है पहले से योजना बनाना। शैक्षिक पाठ्य प्रेरित होना चाहिए प्रयोजन से। शिक्षा स्तरीय प्रक्रिया मानी जाती है जिसके 3 स्तंभ है, छात्र, अध्यापक एवं पाठ्यक्रम। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किया मारिया मॉन्टेसरी। नेक्स्ट है अनोखा काल। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा स्वीकारते हुए लिखा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। कुप्पू-स्वामी के अनुसार इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखा परिवर्तन होते हैं। बाल्यावस्था व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था होती है। बालक में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचियों एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों, आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है।
स्ट्रैंग के अनुसार इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिवर्तन के काल के रूप में बताया है। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदता सामाजिकरण का काल माना है। फ्रायड व उसके सहयोगी ने बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल मानकर इस अवस्था को अत्यधिक महत्व दिया। प्रारंभिक बाल्यावस्था जन्म से अब बाल्यावस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 साल तक चलती है। इस अवस्था में बालकों का मानसिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। उनमें वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच संबंध को समझने तथा परखने की क्षमता तीव्र हो जाती है तथा वातावरण की वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में छानबीन करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि इस अवस्था में बालकों में क्रियात्मक संगठन की क्षमता बढ़ जाती है। इस अवस्था में बालकों में शब्दों एवं वाक्यों के प्रयोग की क्षमता चूंकि बढ़ जाती है, इसलिए उनमें वस्तुओं, लोगों एवं परिस्थितियों को समझने की भी क्षमता बढ़ जाती है। इस अवस्था में होने वाले मानसिक विकार इस प्रकार होते हैं। अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति के विकास की अवस्था में बालकों में मानसिक विकास का स्तर अधिक उत्सुक, अभिप्रेरण, प्रबल हो जाता है। फलस्वरूप वह क्या है, कहाँ, कैसे एवं क्यों जैसे प्रश्नों को अधिक पूछता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हो गया है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ऐसे प्रश्न अधिक करती हैं। इस अवस्था में बालकों में जीवन मृत्यु का संप्रत्यय का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक यह स्पष्ट रूप से समझते हैं कि मृत्यु का मतलब किसी चीज़ का समाप्त हो जाना होता है, परंतु सचमुच मृत्यु की अंतिमता को वह समझ नहीं पाता है। इस अवस्था में बालकों में चिंतन एवं तर्क का स्वरूप अनूठा होता है। बालकों का मानसिक विकास इस स्तर का हो जाता है कि वह जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि जैसी क्रियाएं करता है, लेकिन इन सब के पीछे के नियमों को समझ नहीं पाता। नेक्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 से 13 साल तक होती है। उनके साथियों का एक अपना समूह होता है। उनका सामाजिक विकास अधिक मजबूत हो जाता है, जिससे उनका मानसिक विकास भी अत्यधिक प्रभावित होता है। इस अवस्था में बालकों का किसी स्कूल में दाखिला हो जाता है। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के मानसिक विकास पर शिक्षकों, पुस्तकों, साथियों का प्रभाव अधिक पड़ने लगता है। इस अवस्था में बालक ने चिंतन एवं तर्कसंगत बातों के उलटफेर को समझने लगते हैं। किसी समस्या के समाधान पर वह सभी तरह के संभावित तार्किक समाधान पर चिंतन नहीं कर पाते हैं। इस अवस्था में बालक के जीवन मृत्यु का संप्रत्यय पहले से अधिक तीक्ष्ण एवं यथार्थ हो जाता है। इस अवस्था में बालक मुद्रा संबंधी संप्रत्यय भी विकसित कर लेते हैं। बालकों को स्कूल जाते समय माता पिता द्वारा कुछ रुपया पैसा देकर अक्सर दे दिया जाता है। बाल्यावस्था और शारीरिक विकास। बाल्यावस्था के आरंभिक 3 वर्षों अर्थात 6 से 9 वर्ष की आयु में शारीरिक विकास तेजी से होता है, परंतु बाद के वर्षों में शारीरिक विकास की गति मंद पड़ जाती है। बाद के वर्षों में होने वाला शारीरिक विकास सुदृढ़ रूप में होता है, इसलिए 9 से 12 वर्ष की आयु में परिपाक काल, कंसोलिडेशन पीरियड भी कहते हैं। बाल्यावस्था के अंतर्गत होने वाले शारीरिक विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं को निम्नवत प्रस्तुत किया गया है। पहला है लंबाई। इस अवस्था में लंबाई की गति शैशवावस्था की तुलना में धीमी रहती है। शरीर की लंबाई लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से बढ़ती है। वजन। बाल्यावस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। लगभग 9-10 वर्ष की आयु तक लड़के का वजन लड़कियों से अधिक होता है, परंतु उसके बाद लड़कियों का वजन लड़कों से अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। सिर तथा मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। प्रायः 5 वर्ष की आयु में सिर प्रौढ़ आकार के लगभग 90% और 10% की आयु में लगभग 95% होता है। बाल्यावस्था के अंत तक मस्तिष्क का भार प्रौढ़ मस्तिष्क के भार का लगभग 95% रहता है। नेक्स्ट है हड्डियाँ, बोन्स। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या एवं अस्थिकरण में की वृद्धि होती है। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर लगभग 350 हो जाती है। हड्डियों की संख्या तथा अस्थिकरण में वृद्धि का मुख्य कारण शिशु के शरीर के कुछ झिल्लियों का हड्डियों के रूप में बदल जाना तथा कुछ कोमल हड्डियों का मिलकर एक हो जाना है। बालिकाओं में अस्थिकरण की प्रक्रिया में बालकों की अस्थिकरण प्रक्रिया की अपेक्षा तीव्रता रहती है। नेक्स्ट है दांत। क्लीन तथा पमार के अनुसार 6 वर्ष की आयु में बालकों के अस्थायी दांत निकलने आरंभ हो जाते हैं। 8 वर्ष की आयु में 7 दांत, 10 वर्ष की आयु में लगभग 15 दांत और 12 वर्ष की आयु में 25 दांत निकल आते हैं। बाल्यावस्था के अंत तक दांतों की संख्या लगभग 27-28 हो जाती है। बाल्यावस्था और मानसिक विकास। यद्यपि बाल्यावस्था में मानसिक विकास की गति शैशवावस्था की तुलना में कुछ मंद होती है, फिर भी इसमें बालकों में समझने, स्मृति धारण करने, समस्या समाधान तथा निर्णय आदि जैसे गुणों का पर्याप्त विकास हो जाता है। इस अवस्था में होने वाले मानसिक विकास के संदर्भ में क्रो एंड क्रो ने लिखा है, जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक होने वाले मानसिक विकास का क्रमवार वर्णन निम्नवत है। अष्टम वर्ष सरल व सामान्य प्रश्नों के उत्तर देना। चित्रों में समानता असमानता बताना। बिना हिचकिचाहट के 15 से 20 तक गिनती याद करके सुनाना। सप्तम वर्ष छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन, जटिल वाक्यों का प्रयोग, साधारण समस्याओं का समाधान। अष्टम वर्ष छोटी छोटी कहानियाँ, कविताओं को याद करना, प्रतिदिन की साधारण समस्याओं को सरलतापूर्वक समाधान करना। नवम वर्ष रुपये, दिन, तारीख, वर्ष तथा समय की समझ, सुनी हुई बातों के यथावत दोहराव, गणित की सरल समस्याओं का हल। 10वें वर्ष में तीव्र गति में बोलना, निरीक्षण व तार्किक चिंतन। एकादश वर्ष में जटिल शब्दों की व्याख्या।
तुलना करने की योग्यता, तर्क शक्ति तथा निरीक्षण शक्ति का पर्याप्त विकास, द्वादश वर्ष में कारण बताने की योग्यता, तर्क निरीक्षण तथा समस्या समाधान शक्तियों का अधिक विकास। किशोरावस्था अवधारणा एवं विकास। किशोरावस्था मुख्य रूप से मानव विकास की तीसरी अवस्था है जो बाल्यावस्था के बाद शुरू होती है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक चलती है। प्राय 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच की अवस्था में बालक बाल्यावस्था में भी रहता है तथा प्रौढ़ावस्था में भी रहता है, अर्थात उसे न तो पूर्णतः बालक ही माना जाता और न ही प्रौढ़ के रूप में स्वीकृति मिलती है। किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ना, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। इस अवस्था में बालकों तथा बालिकाओं में क्रांतिकारी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, इसलिए इस काल के तूफान का काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था में स्टैनली हॉल ने संघर्ष, स्ट्रेस, स्टॉर्म तथा विरोध, स्ट्रीफ की अवस्था कहा है। किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। अत्यधिक संवेगात्मक हलचल होने के कारण कुछ मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था, प्रॉब्लम एज के नाम से भी पुकारते हैं। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। जर्सील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ता है। आइजेंग के अनुसार किशोरावस्था यौवनागमन के बाद की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व की भावना स्थापित होती है। किशोरावस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट। बिक्की व हंट के शब्दों में किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। इन परिवर्तनों से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, स्थिरता, समायोजन का अभाव, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, समाज सेवा की भावना, अपराध प्रवृत्ति का विकास, वीर पूजा की अवस्था, काम शक्ति की परिपक्वता, समूह को अधिक महत्व। किशोरावस्था और शारीरिक विकास। किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वोत्तम काल माना जाता है। काल्सनिक के अनुसार किशोरों और किशोरियों दोनों के लिए अपने शरीर व स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। किशोरों के सब लिए सबल, स्वस्थ और उत्साह बनना, किशोरों के लिए अपनी आकृति की नारी जातीय आकर्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है। इस काल में शारीरिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास बड़ा तेजी से होता है। स्टैंग के अनुसार किशोरावस्था व्यक्ति के विकास का महत्वपूर्ण काल है। इस काल में अधिकांश बालकों और बालिकाओं में शारीरिक परिपक्वता आ जाती है, अर्थात वे संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाते हैं और वे शारीरिक आकृति से प्रौढ़ों के समान हो जाते हैं। किशोरावस्था के अंतर्गत होने वाले शारीरिक विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं को निम्न में प्रस्तुत किया गया है। जैसे हाइट, लंबाई हो गई। बालक लगभग 18 वर्ष की आयु तथा बालिकाएं लगभग 16 वर्ष की आयु तक अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेती हैं। वजन, वेट, बालकों के वजन बालिकाओं की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है। सिर तथा मस्तिष्क, 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। पूर्ण विकसित मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम होता है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है बाल उद्यान अर्थात बालवाड़ी। किंडरगार्टन पद्धति के जनक है फ्रोबेल। योजना पद्धति के प्रगति किलपैट्रिक। छात्रों के चरित्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है उत्तरदायित्व की भावना। किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक का स्थान है मालिका। सामाजिक गतिशीलता को निर्धारित करने में पाठ्यक्रम किस रूप से कार्य करता है? मापदंड के रूप में। सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। यह कथन है पैकाइवर एवं पेज का। जब कोई शिशु पैदा होता है तो वह कैसा होता है? समाज निरपेक्ष। किसने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? जॉन डेवी। हड्डियाँ, किशोरावस्था में अस्सीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। कुछ छोटी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। एक वयस्क में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट है दांत, टीथ। किशोरावस्था के प्रारंभ के पहले ही बालकों में लगभग सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। मध्य कृंतक 6 से 12 माह, पश्च कृंतक 9 से 12 माह, रत्नक 16 से 23 माह, प्रथम चौड़क 13 से 19 माह, द्वितीय चौड़क 22 से 23 माह। व्यक्ति के प्रज्ञा दंत, विजडम टीथ प्राय इस अवस्था में अंतिम वर्षों में निकलते हैं। दूध के दांत देख लीजिए, डायग्राम में दिए हुए हैं आगे के दांत और दूध के दांत। अन्य अंग, अदर ऑर्गन्स। इस अवस्था में मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार बालक के भार का लगभग 33% और 16 वर्ष की आयु में लगभग 44% होता है। हृदय की धड़कन में सतत कमी आती जाती है तथा किशोरावस्था के अंत तक हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार हो जाती है। बालक के सीने और कंधे चौड़े हो जाते हैं। बालिकाओं के वक्षस्थल तथा कूल्हे चौड़े हो जाते हैं। बालकों में स्वप्न दोष तथा बालिकाओं में मासिक धर्म मेंसन शुरू हो जाता है। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के कारण किशोरों की आवाज़ में भारीपन, जबकि किशोरियों की आवाज़ में कोमलता आ जाती है। किशोरावस्था और मानसिक विकास। किशोरावस्था में किशोर के मस्तिष्क का विकास लगभग सभी दिशाओं में होता है। उसमें विशेष रूप से कल्पना, दिवा स्वप्न की बहुलता, तर्क करने की शक्ति में वृद्धि तथा विरोधी मानसिक दशाएं आदि मानसिक गुण पाए जाते हैं। कॉल्सनिक के अनुसार किशोर की मानसिक जिज्ञासा का विकास होता है, अतः वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में रुचि लेने लगता है। वह इन समस्याओं के संबंध में अपने विचारों का निर्माण भी करता है। इस अवस्था में मानसिक विकास अपने चरम पर होता है, जिसके संदर्भ में वुडवर्ड का कथन है
मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। किशोरावस्था में होने वाली मानसिक विकास का संक्षिप्त विवरण निम्न होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास, मानसिक स्वतंत्रता, भाषा पर अधिकार, तर्क, कल्पना, चिंतन, स्मृति, रुचियों की विविधता, खेल संबंधी रुचियां, वाचन संबंधी रुचियां और वार्तालाप संबंधी रुचियां। स्मृति का विकास, किशोरावस्था में बालक की स्मृति का अधिकतम विकास हो जाता है। W.H. पायली के अनुसार आयु के साथ स्मृति भी विकसित होती है। किशोर अनेक बातों, घटनाओं तथा तथ्यों को स्मरण कर सकता है। बुद्धि का अधिकतम विकास, किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। अधिकतम विकास की आयु सीमा हरमन, जोन्स व कर्नेल ने 15 वर्ष माना है। हरमन ने, जोन्स एंड कर्नेल ने 16 वर्ष, स्पीयरमैन ने 14 से 16 वर्ष। मानसिक स्वतंत्रता, इस अवस्था में विकास का एक प्रमुख लक्षण है मानसिक स्वतंत्रता। किशोर पूर्व स्थापित रूढ़िवादी विचारधारा, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों को अस्वीकार करके स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन का प्रयास करता है। एलिस कैनक्रो के अनुसार से किशोर में उच्च मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने में की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, पर वह प्रौढ़ों के समान उनका प्रयोग नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है मानसिक योग्यता। उच्च मानसिक योग्यताओं का के प्रयोग की क्षमता के विकास के साथ ही किशोर में चिंतन, तर्क, कल्पना तथा स्मृति आदि क्षमताओं का विकास होता है। एलिस क्रो के अनुसार किशोर का चिंतन बहुधा शक्तिशाली, पक्षपातों और पूर्ण निर्णयों से प्रभावित रहता है। किशोर में तर्क करने की क्षमता का विकास होता है, जिसके फलस्वरूप वह तर्क किए बिना किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता है। किशोरावस्था में कल्पना की शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है, जिसके कारण उसमें दिव्य स्वप्न देखने की प्रवृत्ति जन्म से लेती है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं को कल्पना अधिक होती है। गैरिसन के अनुसार किशोरों की कल्पनाओं की अभिव्यक्ति उनकी कविता, कहानी, चित्र व संगीत आदि में देखी जा सकती है। नेक्स्ट है भाषा का अधिकार। किशोरावस्था में शब्दों के भंडार में वृद्धि होने लगती है। इस अवस्था में भाषा विकास शारीरिक परिवर्तनों से उत्पन्न संवेगों से प्रभावित होता है। इस अवस्था में शब्दकोश की भी विस्तृत रहता है। वह शब्दों का सही प्रयोग करने योग्य हो जाता है, जिससे वह अपने विचारों को सुंदर व शुद्ध भाषा में अभिव्यक्त करने लगता है। किशोर गुप्त भाषा की विकसित करते हैं, जिसका लेखन कुछ विशेष कोड के माध्यम से होता है। उस गुप्त भाषा का अर्थ केवल वही जानते हैं जिन्हें वो कोड मालूम है। भाषा विकास के साथ ही चिंतन पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसे वाटसन ने व्यवहार के एक अंग के रूप में माना है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की मानसिक क्षमताओं, बुद्धि, चेतना, विचार तथा समस्या समाधान आदि के विकास से होता है, जो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है, जिसमें विकास की प्रक्रिया को निम्नवत क्रम में समझा जा सकता है। अबोध बालक रहता है, फिर बुद्धिमान हो जाता है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास हो जाते हैं उसके अंदर। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास प्रायः निम्न प्रक्रियाओं से प्रभावित होती है। पहला है संज्ञानात्मक विकास, ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्थापन होता है। फिर एडाप्टेशन होता है, अनुकूलन। बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण होता है। व्यवस्थापन में सूचनाओं का एक प्रणाली में समेकन करते हैं। अनुकूलन दोहरी प्रक्रिया, वातावरण के साथ नई संरचना करते हैं। फिर अडॉप्टेशन में एसिमिलेशन आता है और एकोमोडेशन आता है, आत्मसातकरण, जिसमें नवीन सूचनाओं को पूर्व की बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना। और समायोजन होता है, नवीन सूचनाओं के आधार पर पूर्व की बौद्धिक संरचनाओं में परिवर्तन या सुधार करना। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास संबंधी कुछ मत प्रस्तुत किए हैं, जिनका वर्णन निम्नवत है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। प्रतिपादक जीन पियाजे, प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, प्रतिपादक लेव वाइगोत्स्की। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे के कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनका जन्म 9 अगस्त 1986 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में 1986 को। पियाजे के अनुसार संज्ञान का अर्थ ज्ञान नहीं होता है, बल्कि मानव बुद्धि से होता है, जो ज्ञान की सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित करके उपयोग करने योग्य बनाती है। उनके अनुसार शिशु जन्म से संज्ञानी नहीं होते हैं, बल्कि बोधात्मक तथा गत्यात्मक गतिविधियों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक ढांचे, अनुभवों से सीखने के संगठित तरीके आदि के द्वारा वे खुद को प्रभावशाली ढंग से वातावरण के अनुकूल ढाल पाते हैं, बनाते और निखारते हैं। चूँकि उनका मानना था कि बच्चे अपनी दुनिया के लगभग समस्त ज्ञान को अपनी गतिविधियों तथा क्रियाकलापों के द्वारा खोजते हैं या निर्मित करते हैं, अतः पियाजे के सिद्धांत के संज्ञानात्मक विकास तक ले जाने वाला रचनात्मक मार्ग भी कहा जाता है। संज्ञान मतलब कल्पना करना, सृजन करना, जानना, संकेत बनाना, समस्या समाधान करना, योजना निर्माण करना, याद करना, विवेचन करना। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 सार्वभौमिक अवस्थाओं के क्रम में होता है, जिनका क्रम तो निश्चित होता ही है तथा साथ ही प्रत्येक अवस्था पूर्व अवस्था में सीखने पर आधारित होती है। प्रत्येक अवस्था में परस्पर गुणात्मक भिन्नता पाई जाती है। इन अवस्थाओं का वर्णन निम्नवत है। पहला है संवेदीगात्मक अवस्था, गत्यात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज।
यह अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम व मूल अवस्था है, जिसकी अवधि जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। संवेदी गात्यात्मक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में जन्म से 2 वर्ष तक होता है। संवेदी प्रेरक चिंतन आते हैं। पूर्ववाचिक अवस्था होती है, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी आ जाती है इसमें, ऑब्जेक्ट परमानेंस, जन्मजात स्वतः प्रेरित क्रियाएं, लक्षण उन्मुख व्यवहार, गतियों की आवृत्ति। इस अवस्था में बालक इंद्रियों तथा संवेदनाओं के आधार पर ज्ञान अर्जन करता है, इसलिए इस अवस्था को संवेदी गत्यात्मक तथा समयगात्मक गामक अवस्था कहते हैं। इसमें ज्ञान का आधार संवेदी प्रेरक चिंतन होता है। जन्म के समय बालक में छूने, पकड़ने तथा चूसने की आदि स्व प्रेरित क्रियाएं होती हैं, जिसे प्रतिवर्ष क्रियाओं की अवस्था कहा जाता है, जो जन्म से 30 दिन तक की होती हैं। इन प्रतिवर्त क्रियाओं में चूसने का प्रतिवर्ष सबसे लंबा प्रबल होता है। इस अवस्था में बालक सीखता है कि पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ अस्थायी है। प्रारंभिक महीनों में नवजात शिशु का संसार तीव्र गति से चलने वाले एक दुधल चलचित्र की तरह दिखाई देता है, जिसमें जो वस्तु उसकी आंखों से ओझल हो जाती हैं, उसके लिए उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बालक तदप अपनी दृष्टि को केंद्रित करना सीख लेता है और यह भी सीखता है कि उसकी दृष्टि से ओझल होने वाली वस्तुएं मौजूद रहती हैं। इस अवस्था की समाप्ति से निकट आकर बच्चा केवल क्रियाओं के द्वारा सब कुछ करने से आगे प्रतिनिधात्मक चिंतन में सक्षम हो जाता है। प्रतिनिधात्मक चिंतन ऐसी योग्यता है जिसमें अनुभव के साथ सीधे भौतिक रूप से अंतःक्रिया करने के स्थान पर उन्हें मानसिक रूप से निरूपित किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई कुत्ता शब्द का प्रयोग करता है तो बालक के सामने एक ऐसे जीव का मानसिक चित्र उभर आता है जो भौंकी आवाज़ पैदा करता है। भाषा सीखने भी इसी योग्यता का अंग है, क्योंकि भाषा की ध्वनियाँ और शब्द पर्यावरण में मौजूद पदार्थों और विभिन्न क्रियाओं के प्रतीक होते हैं। दूसरा स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 साल तक होती है। पूर्व सक्रियात्मक चिंतन और आत्म केंद्रित अनुकरण होता है, काल्पनिक खेल केंद्र होता है, पारंपरिक तर्क होता है, प्रत्यक्ष बोध तर्कड़ा, असंगत आकस्मिक तर्कड़ा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगभग 2 वर्ष की अवस्था से 7 वर्ष की अवस्था तक चलती है, जो भाषा तथा कौशल विकास की प्रमुख अवस्था है। दूसरे वर्ष की समाप्ति के निकट आकर बच्चा अनुभवों के साथ सदैव सीधे भौतिक रूप से अंतःक्रिया करने के स्थान पर उनका मानसिक रूप से निरूपण करने के योग्य हो जाता है। बच्चा यह भी समझने लगता है कि प्रतीक वास्तविकता के कुछ पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में पूर्व संक्रिया अवस्था में बच्चा इन्हीं योग्यताओं को सुदृढ़ करता है। संवेदी गत्यात्मक अवस्था के अंत में जो योग्यताएं विकसित होनी प्रारंभ होती हैं, बच्चा पूर्व संक्रियात्मक में उनसे आगे अग्रसित होता है। इस अवस्था में प्रतीकात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव, इमरजेंस ऑफ सिंबॉलिक फंक्शन तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में चिंतन की भी पूर्व संक्रियात्मक ही होता है, जिसमें स्वकेंद्रित इगोसेंट्रिज्म की प्रवृत्ति होती है तथा एक समय पर समस्या के किसी एक पहलू या आयाम पर ही केंद्रित होता है। इस अवस्था में बच्चों के चिंतन अव्यवस्थित, अस्थिर, अतार्किक तथा असंबद्ध होते हैं, जिसमें पियाजे ने परांतरित तर्क निहित माना है। इस अवस्था में बच्चा यह नहीं समझ पाता कि आंतरिक संक्रिया किस प्रकार होती है अथवा अन्य विभिन्न वस्तुएं किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होती हैं। इस अवस्था में बालक निर्जीव वस्तुओं को भी मनुष्य के रूप में संबोधित करता है तथा इसी संबोधन पर आधारित व्यवहार भी करता है तथा इसे मानवीकरण, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के नाम से संबोधित किया जाना। पूर्व संकल्पनात्मक काल, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज को खोज की अवस्था, एक्सप्लोरेशन एज के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि बालक किसी भी घटना को संबोधित क्यों, वाई, कैसे, हाउ जानने के प्रकृति जिज्ञासु रहते हैं। इस अवस्था में भाषा विकास का विशेष महत्व होता है। इस अवस्था की अवधि 2 से 4 वर्ष तक होती है। अतः प्रज्ञ चिंतन काल, इंट्यूटिव थॉट स्टेज से पियाजे का तात्पर्य उस अवस्था से है जिसमें बालक बिना तार्किकता से परखे किसी भी बात को तुरंत स्वीकार कर लेता है। इस अवस्था की अवधि 4 से 7 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालकों के खेल सामाजिक भूमिकाओं पर आधारित होते हैं, अर्थात वे अपने खेलों में सामाजिक भूमिकाओं की नकल या अनुकरण करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल होती है। आग्नात्मक चिंतन रहता है, संरक्षण व परिरक्षण आ जाता है, क्रमबद्धता होती है, वर्गीकरण, विकेंद्रीकरण, रूपांतरण, अतिकाल्पनिकता, व्याख्या। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में से तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसकी अवधि 7 से 11 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था को संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु माना जाता है। इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के चिंतन की सीमाएं दूर होने लगती हैं तथा उसके विचारों के अधिक निकट होते हैं। अब चिंतन तात्कालिक फोटो की तरह संयुक्त प्रतिनिधात्मक क्रियायुक्त नहीं होता है तथा क्रियाओं को चलचित्र की तरह एक श्रृंखला में निरूपित किया जा सकता है, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्रस्तुत भी किया जा सकता है। इस अवस्था का महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नवत हैं। परीक्षा बिंदु से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बालक में सामान्यतः दुखी या उदासी प्रधानता रहती है तो वह बालक कहलाता है समस्यात्मक बालक।
बाल अपराधी बालक की उम्र न्यूनतम कितनी होती है? 8 वर्ष। पूर्ण बहरे बालकों की शिक्षा देने में किन कार्यों का अधिक महत्व देना चाहिए? क्रियात्मक। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है, जिसमें किस भावना के उत्पन्न होने की संभावना प्रबल होती है? हीनता की भावना। चिन्ह भाषा का प्रयोग किन बालकों के लिए किया जाता है? श्रवण विकलांग बालक। नेक्स्ट है उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी। पूर्ण सक्रियात्मक बच्चे की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह होती है कि उसके चिंतन में उत्क्रमणीयता आ जाती है। उत्क्रमणीयता ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा बालक किसी क्रिया श्रृंखला को समझने में सक्षम हो जाता है और बाद में उसमें उन क्रियाओं को मानसिक रूप से विलोम दिशा में समझने के अर्थात उन्हें पलटने की योग्यता भी आ जाती है। संरक्षण कंजर्वेशन। उत्क्रमणीयता का योग्यता के कारण मूर्त संक्रियात्मक बच्चे को संरक्षण कृत्यों को समझने में सहायता मिलती है, जैसा कि यह बोध कि किसी वस्तु की मात्रा में यदि कुछ जोड़ा या घटाया जाए तो उसमें मात्रा उतनी ही रहेगी। संरक्षण की योग्यता के अतिरिक्त मूर्त संक्रियात्मक बच्चे में एक और मानसिक योग्यता विकसित होती है, जो कि किसी एक विलक्षण रंग, आकार या माप के आधार पर वर्गीकरण करने की योग्यता होती है। नेक्स्ट है सीरियलेशन, क्रमबंधन। जिस प्रक्रिया में बालक किसी वस्तु समुच्चय में संबंधात्मक भिन्नताओं का परीक्षण करता है और भिन्नताओं के आधार पर उन्हें श्रृंखलाबद्ध करता है, उन्हें क्रमबंधन कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11 से 15 वर्ष होता है या उससे अधिक। निगमनात्मक चिंतन होता है, वाचिक प्राकल्पना होता है, तर्क कल्पना करना होता है, परिकल्पनिक निगमित होता है, अमूर्त चिंतन आ जाती है, आदर्शवादी चिंतन होता है, अनुमान करना, प्रस्थापनात्मक तर्क चिंतन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जिसकी अवधि 11 से 15 वर्ष होती है। 11 वर्ष से आगे की इस अवस्था में बच्चा शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों के साथ किशोर अवस्था में पदार्पण करता है। इस अवस्था में समस्या समाधान हेतु आवश्यक उच्च स्तर की मानसिक क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। इस अवस्था की प्राप्ति एक बालक का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है तथा उसके चिंतन में भी क्रमबद्धता आने लगती है। इस अवस्था में विचार करने, तर्क करने, कल्पना करने, निरीक्षण करने, परीक्षण प्रयोग आदि द्वारा उचित निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास हो जाता है। प्रयास एवं त्रुटि के स्थान पर प्रयोग द्वारा सीखने की आदत विकसित हो जाती है। बालक वस्तुओं के साथ साथ विचारों पर भी चिंतन सीख लेता है। इस अवस्था का मुख्य लक्ष्य तार्किक चिंतन की योग्यता अर्जित करना होता है। अन्वेषणशीलता, सृजनात्मकता, मौलिकता, रचनात्मकता आदि सृजन में सहायक बौद्धिक क्षमताओं का विकास हो जाता है तथा चिंतन अमूर्त हो जाता है। इस तरह से बौद्धिक विकास की इस अंतिम अवस्था के पार करके किशोर व किशोरियां मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं के विकास से अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ कमियां रह भी जाती हैं तो जीवन के अनुभवों से उस कमी को पूरा करता है, साथ ही साथ अपने जीवन में आने वाले किसी कठिनाई को इसी बौद्धिक संपदा के सहारे हल करता है। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की आ गए भैया। 1896 से 1934 तक एक रूस के थे भैया तथा जीन पियाजे के समकालिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको सामाजिक सांस्कृतिक सोशियो कल्चरल थियरी लेव वाइगोत्स्की के रूप में भी जाना जाता है। उनके अध्ययन का मुख्य आधार उपरोक्त मानसिक विकास का अध्ययन था। उनके अध्ययन के क्षेत्रों में विकास का मनोविज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षा आदि विभिन्नता शामिल है। उनके अनुसार मानसिक उत्तरोत्तर विकास अंतर व्यक्ति संप्रेषण का परिणाम है। उन्होंने पता लगाया कि कैसे उच्च स्तरीय मानसिक क्रियाकलाप किसी विशिष्ट सांस्कृतिक समुदाय में ऐतिहासिक रूप से विकसित होते हैं। विशेष रूप से पारस्परिक अंतर विमर्श के द्वारा समाज में बच्चा विशेष रूप से अपने माता पिता से सीखता है। इसी प्रकार भाषा का लिखित एवं मौखिक दोनों रूप बच्चा बच्चा समाज में एक दूसरे के साथ संपर्क के द्वारा सीखता है। इस प्रक्रिया को अंतर्निहित अभिप्रवृत्ति के नाम से समझा जाता है, जिसका तात्पर्य है कि बच्चा समाज में बहुत से कार्यों को होते देखकर अनुकृति के द्वारा सीख लेता है, जैसे कप में चाय डालना, बोतल में पानी भरना। पियाजे के ही तरह ही वाइगोत्स्की भी मानते हैं कि बालक ज्ञान का निर्माण करता है, किंतु उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास अकेले नहीं हो सकता। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास मुख्य 3 कारणों पर निर्भर करता है, जो हैं सोसाइटी, कल्चर और भाषा। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में समाज, संस्कृति तथा भाषा पर अधिक जोर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि स्वयं का विकास दूसरे के द्वारा होता है। उनके अनुसार बालक का भाषा प्रयोग केवल सामाजिक संप्रेषण नहीं होता, अपितु आत्मनियमन, अपने व्यवहार हेतु योजना बनाने, निर्देश देने तथा साथ ही साथ मूल्यांकन करना भी होता है। जब हम आत्मनिगमन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं तो इस भाषा के निजी भाषा प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। जब हम आत्मनियमन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, पियाजे इस निजी भाषण को अपरिपक्व मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की के इन विचारों का एक महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। सामाजिक कारकों के प्रभाव को मानने की वजह से ही इन सिद्धांतों को सामाजिक निर्मितवाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जबकि पियाजे के सिद्धांत को निर्मितवाद की श्रेणी में रखा गया है। संभावित विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वाइगोत्स्की के द्वारा, यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत की मुख्य विशेषता है। वाइगोत्स्की द्वारा प्रयुक्त यह संप्रत्यय उस स्तर को परिभाषित करता है
जो बच्चे के द्वारा बिना किसी सहायता के किए गए निष्पादन तथा किसी वयस्क या अधिक कुशल साथी की मदद के किए गए निष्पादन में होता है। दूसरे शब्द में बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है के बीच में क्षेत्र को संभावित विकास का क्षेत्र कहा जाता है। बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है, इसे समीपस्थ विकास क्षेत्र भी कहा जाता है। अधिक कुशल या जानकर कोई व्यक्ति, साथी या कंप्यूटर आदि कोई भी हो सकता है। वाइगोत्स्की के अनुसार वास्तविक विकासात्मक स्तर जो कि समस्या समाधान पर आधारित होता है और संभावित विकास स्तर जो कि एक मार्गदर्शन पर आधारित होता है, इनके बीच की दूरी सक्षम समानुपातीय मार्गदर्शन आधारित होते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक प्रभाव मुख्यतः निर्देशन को दर्शाने हेतु इस संप्रत्यय का प्रयोग किया। उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतर व्यक्तित्व सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पूर्ण होता है। इस स्थिति में बालकों को वास्तविक विकास के स्तर भी अलग अलग होते हैं। ये वे स्तर होते हैं जहाँ तक बालक बिना किसी मदद के अपने कार्य को संपन्न कर लेता है। इस स्तर का विकास संभाव्य विकास के स्तर तक ही जाने की कोशिश की जाती है। थॉर्पे एवं गोली मोरे के अनुसार जेपीडी 4 चरणों में पूरी होती हैं, जो है अधिक जानकार द्वारा सहायता देना, अपने आप स्वयं को सहायता देना, अभ्यास द्वारा स्वचालित क्रिया और स्वचालित क्रिया चरणों की पुनरावृत्ति। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग, मचान जिसको कहते हैं भैया मचान। मचान एक अस्थायी संरचना है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। शिक्षण करते समय या सहयोगी अधिगम में शिक्षण या अधिगम कौशल वाले सहयोगी के अधिगमकर्ताओं के सामयिक निष्पादन के अनुसार अपने परामर्श को समायोजित करना पड़ता है। इसे ढांचा निर्माण भी कहते हैं। एक बार बालक वांछित कौशल को सीख जाता है तो निर्देशन या निर्देशात्मक समर्थन वापस ले लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मकान निर्माण के बाद मचान हटा लिया जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार संवाद ढांचा निर्माण की महत्वपूर्ण तकनीक है। कुशल संवाद की मदद से कुशल सहायक बालकों के विचार के क्रमबद्ध, संगठित, परिपूर्ण तथा औचित्यपूर्ण विचार में परिवर्तित कर सकता है। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ब्रूनर्स थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जेरोम एस ब्रूनर नामक अमेरिका के थे भैया। संज्ञानात्मक विकास के इस नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिनका प्रत्यक्ष संज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है। ब्रूनर का यह सिद्धांत वर्गीकरण पर आधारित है, जिसे पियाजे के सिद्धांत के एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। उनका मानना है कि मस्तिष्क सूचनाओं का सरलीकरण कैसे करता है, जो कि लघु अवधि में स्मृति में प्रवेश करता है। वर्गीकरण है बालकों के विकास के आधार पर किए गए अपने अनुसंधान में ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को निम्न 3 स्तरों में विभक्त किया है। पहला है संक्रियात्मक अवस्था, यानी एक्टिव स्टेज। मैं जिसे करता हूँ समझ जाता हूँ। यह ब्रूनर ने के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है, जिसमें बालक क्रियाओं के आधार पर वातावरण को समझने का प्रयास करता है। इसके अनुसार बालक भौतिक वस्तुओं से क्रिया करता है और उसके प्रभावों को सीखता है। इस अवस्था में मानसिक प्रतिमानों अथवा भाषा का कोई महत्व नहीं होता है, अर्थात बालक अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। दूसरा है प्रतिमात्मक अवस्था, आइकोनिक स्टेज। मैं जो देखता हूँ याद हो जाता है। यह दृश्य प्रतिमान की अवस्था है, जिसमें प्रारूपों, चित्रों तथा प्रतिमाओं आदि की सहायता से अधिगम किया जाता है तथा बालकों में दृश्य स्मृति का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट है संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज। मैं जो सुनता हूँ भूल जाता हूँ। इस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन की क्षमता को विकसित हो जाती है तथा बालक भाषा, गणित तथा तर्क आदि करना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक ध्वन्यात्मक संकेतों के माध्यम से अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। जैसा कि स्पष्ट है कि शिक्षा तथा मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है तथा शिक्षा मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है, अतः शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की एक विधियाँ मनोविज्ञान की विधियों से भिन्न नहीं हो सकती। वास्तव में मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए उपयुक्त मनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं कि ही शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ हैं। ये विधियाँ शैक्षणिक प्रक्रिया में शिक्षार्थी के व्यवहार को समझने योग्य बनाती हैं। प्राचीन काल में वैज्ञानिकता के अभाव के कारण मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में उपयोग की जाने वाली विधियों के में विश्वसनीयता तथा वस्तुनिष्ठता की कमी रहती है। आधुनिक समय में मनोवैज्ञानिक बालकों एवं व्यक्तियों के व्यवहार का समुचित अध्ययन करने हेतु वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रदत्त परिणाम विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष होते हैं। स्कीनर महोदय ने इस संदर्भ में लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान अपने आंकड़े एकत्रित करने और वर्गीकृत करने में विज्ञान की विधियों और उपकरणों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्राचीन काल में सर्वाधिक किया जाता था। आज के परिप्रेक्ष्य में यह विधि वैज्ञानिक नहीं मानी जाती है। इस विधि का प्रयोग लगभग नगण्य ही है। अंतर्दर्शन या अंतर्दर्शन का शाब्दिक अर्थ है अपने अंदर देखना। अंतर्दर्शन अपने अंदर देखना होता है। टिचनर के अनुसार अपनी आत्मा को देखना ही अंतर्दर्शन है। एजिले के अनुसार अंतप्रेक्षण ही अंतर्दर्शन है। स्काउट के अनुसार अपने मस्तिष्क के कार्य व्यवहारों को एक क्रमबद्ध रीति से अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन है। उनके अनुसार अंतर्दर्शन के निम्नवत 3 स्तर हैं। पहला है सुधार विश्लेषण, फिर अंतर्निरीक्षण। अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से व्यक्ति चेतना मन का
अध्ययन किया जाता है। इस विधि के प्रतिपादन संरचनावाद संप्रदाय विलियम वुंड तथा उनके शिष्य टिचनर ने किया था। इस विधि को अंतः अवलोकन तथा आत्मगत निरीक्षण भी कहा जाता है। परीक्षा प्रयोगी मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक हैं जेम्स। बच्चों का समाजीकरण करने वाली सर्वप्रथम संस्था है घर गृह कार्य उपयोगी तभी तब होता है जब वह छात्रों की योग्यता के अनुसार हो। छात्रों के पूर्व ज्ञान को पता लगाया जा सकता है उनके प्रश्न पूछकर। अनुशासन की आधुनिक विचारधारा क्या है? मनोवैज्ञानिक। अनुशासन की स्थापना में प्रमुख स्थान किसका है? दंड एवं पुरस्कार का। विद्यालय के अनुशासन को सकारात्मक दिशा देने वाले कारकों में से कौन सर्वोत्तम है? प्रचार को कुशल नेतृत्व। विद्यालयों के भवन तथा कक्षा में कमरों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? स्वच्छ एवं मनोहरी। विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? स्वास्थ्यवर्धक। बहिर्दर्शन विधि। वर्तमान परिवेश में मनोविज्ञान के अध्ययन हेतु बहिर्दर्शन विधि का प्रयोग प्रमुखता से किया जा रहा है। व्यक्ति के आचरण का अवलोकन करके उसके आचरण का कारण जानना ही बहिर्दर्शन कहलाता है। बहिर्दर्शन मुख्यतः दो प्रकार का हो सकता है: औपचारिक बहिर्दर्शन, अनौपचारिक बहिर्दर्शन। बहिर्दर्शन विधि को पर अवलोकन विधि या परीक्षण विधि, पर निरीक्षण विधि या परीक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि के प्रतिपादक व्यवहारवाद के जनक जॉन बी वॉटसन थे। वॉटसन ने अपने अनुभव, विचारों एवं प्रयोगों के आधार पर मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि मनोविज्ञान का अध्ययन अंतर्निरीक्षण न होकर प्रेक्षण विधि है। इस विधि में व्यक्ति के आचरण तथा क्रिया प्रतिक्रिया आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके उनके कारणों का अनुमान लगाया जाता है। बहिर्दर्शन को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए निरीक्षण अनुसूची प्रयोग किया जा सकता है। बहिर्दर्शन का प्रयोग करके व्यवहारवादियों द्वारा व्यक्तित्ववादियों में अनेक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि को व्यक्ति इतिहास विधि अथवा जीवन वृत्त अध्ययन विधि आदि नाम से जाना जाता है। जीवन इतिहास द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से व्यक्ति भिन्नताओं का ध्यान रखते हुए किसी व्यक्ति विशेष अथवा वर्ग विशेष की विलक्षणताओं तथा समस्याओं का शैक्षणिक अथवा मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को किसी विशेष व्यवहार के कारण की खोज करना है। इसी संबंध में क्रो और क्रू ने लिखा है, जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। युंग के अनुसार व्यक्ति का अध्ययन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा एक सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, संस्कृति समूह और समस्त समुदाय ही हो, के जीवन का अन्वेषण तथा विश्लेषण किया जाता है। इनका उद्देश्य उन कारकों को निर्धारित करना होता है जो कि संबंधित इकाई के व्यवहार को विषम प्रतिरूपों तथा उनके इकाई के प्रति संबंधों की व्याख्या उसके संबंधित स्थानीय परिवेश के आधार पर प्रस्तुत करना होता है। मनोवैज्ञानिकों का अनेक प्रकार के व्यक्तियों से पाला पड़ता है। इसमें कोई अपराधी, कोई मानसिक रोगी, कोई समाज विरोधी कार्य करने वाला, अगर कोई समस्यात्मक बालक होता है। मनोवैज्ञानिक के विचार से व्यक्ति का भौतिक, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण उसमें मानसिक असंतुलन उत्पन्न कर देता है, जिसके फलस्वरूप वह अवांछनीय व्यवहार करने लगता है। इसका वास्तविक कारण जानने के लिए व्यक्ति के पूर्व इतिहास की कड़ियों को जोड़ता है। विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि को जेनेटिक विधि भी कहा जाता है। इस विधि में मुख्यतः वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है, अर्थात विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विकास के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है। अनुप्रस्थ काट विधि में भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चों का अध्ययन एक ही समय पर किया जाता है। जैसे स्मृति से संबंधित विकास के अध्ययन हेतु 5, 10, 15, 20, 25 तथा 30 वर्ग के बच्चों पर स्मृति परीक्षण किया गया। कालानुक्रमिक लंबवर्ती विधि में लंबे समय तक व्यक्तियों के एक समूह का ही अध्ययन किया जाता है। जैसे जीन पियाजे ने अपने 3 बच्चों के व्यवहार का निरीक्षण लंबे समय तक किया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्रमवार विधि। किसी समूह पर कुछ साल या कुछ माह तक पुनः अध्ययन किया जाता है। कुछ समय अंतराल पर फिर कुछ नए लोगों को अध्ययन में शामिल कर लेते हैं। इस विधि में अनुप्रस्थ काट विधि तथा लंबवर्ती विधि दोनों गुण शामिल होते हैं। विकासात्मक विधि दीर्घकालीन विधि है जो कि इतिहास के विधि के लगभग समरूप है, परंतु दोनों मुख्य अंतर यह है कि विकासात्मक विधि में मनोवैज्ञानिक स्वयं अवलोकन करके सूचना एकत्रित करते हैं, जबकि जीवन इतिहास विधि में आवश्यकता सूचना अन्य व्यक्ति उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि का प्रयोग लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, जिससे प्राणियों के व्यवहार से संबंधित समानताओं, विषमताओं का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। इस विधि में पशुओं तथा अन्य प्रजातियों के व्यवहार, मूल प्रवृत्तियों तथा बुद्धि विकास का मानव व्यवहारों के सापेक्ष तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। लिंडग्रेन ने इसके संबंध में लिखा, तुलना का अर्थ एक तथ्य को दूसरे के साथ रखने और दोनों के निकट संबंध का अध्ययन करने से है। मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि सामान्य व असामान्य प्रक्रियाओं और अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन के द्वारा मन के गहन कारणों को खोजने के लिए एक तकनीक विधि है। इस विधि के प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड है। इस विधि में व्यक्ति की चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन के अध्ययन के द्वारा अतिरिक्त इच्छाओं का अध्ययन किया जाता है, जिससे व्यवहार को सुधारा जा सके। व्यक्ति की भावना ग्रंथियों की जानकारी करना तथा मानसिक विकारों आदि को दूर करना इस विधि का ही संभव है। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। नैदानिक विधि। व्यक्ति के सम्मुख आने वाली जटिलताओं के कारण तथा
अध्ययन नैदानिक विधि के अंतर्गत किया जाता है। यह विधि एक व्यक्तिगत अध्ययन की विधि है जिसमें जटिलताओं से संबंधित कारणों का अध्ययन करके कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस विधि को उपचारात्मक विधि भी कहा जाता है। डायग्नोसिस, कारणों को जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना। प्रिस्क्रिप्शन, गुण पक्षों का तो अवबोध करना। रेमेडीज, अपक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करना। सर्वेक्षण विधि, सर्वेक्षण विधि एक आधुनिक तथा सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इस विधि में व्यक्तियों के प्रतिदर्श से प्रदर्शों को संकलित करके उसके आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है। इस विधि के सांख्यिकी विधि भी कहते हैं। इस विधि में अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली तथा परीक्षण आदि मापन उपकरणों एवं प्रविधियों के माध्यम से संकलित प्रदत्तों का सांख्यिकी विश्लेषण करके परिणाम ज्ञात किए जाते हैं। सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के कारण विभिन्न चरों के मध्य पारस्परिक संबंधों का गहन अध्ययन किया जाना संभव हुआ है। वैज्ञानिकता होने के कारण यह विधि अधिक विश्वसनीय एवं प्रामाणिक है। प्रतिदर्श चयन है तो प्रायः सरल एवं यादृच्छिक विधि या क्रमबद्ध यादृच्छिक या गुच्छ यादृच्छिक विधि आदि का प्रयोग सुविधानुसार किया जाता है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि। मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रयोगात्मक विधि जॉन स्टुअर्ट मिल के एक 4 नियम लॉ ऑफ सिंगल वेरिएशन पर आधारित है, जिसका वर्षन वर्ष 1872 में प्रकाशित उनकी पुस्तक मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी में है। इस पुस्तक में उन्होंने नियंत्रित घटनाओं का मध्य तार्किक संबंधित करने वाले 5 कानूनों का वर्णन किया है, जिसका एक कानून, जिसे अंतर का कानून या अंतर की विधि के नाम से भी जाना जाता है, प्रयोगात्मक विधि का मूलभूत आधार प्रस्तुत करता है। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है, जिसमें प्रयोगकर्ता किसी इस विधि में के संबंध में स्किनर ने लिखा है, उपचारात्मक विधि साधारणतः विशिष्ट सीखने, व्यक्तित्व तथा जटिल की प्रकृति की व्यवहारिक घटनाओं का अध्ययन करने में प्रयोग की जाती है और अध्ययन के अंतर्गत केस के लिए उपयुक्त विधि उपचारात्मक कार्य विधियों प्राविधियों का उपयोग करती है। निदानात्मक विधि के 3 आवश्यक कार्य होते हैं जो निम्नवत हैं। एक या अधिक चर को नियंत्रित परिवर्तित करके उसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर देखता है। प्रयोगकर्ता जिन पक्षों को मापता है, नियंत्रित करता है या संचालित करता है वे पक्ष वेरिएबल कहलाते हैं। सामान्यतः चर दशाएं, परिस्थितियां, विशेषताएं अथवा गुण होते हैं। स्वतंत्र चर वह चर हैं जिसके मूल्यों में प्रयोगकर्ता परिवर्तन करता है और इस परिवर्तन का प्रभाव उस आश्रित चर पर क्या पड़ता है यह देखा जाता है। पराश्रित चर वह चर है जिसमें प्रयोगकर्ता सावधानीपूर्वक व्यवहार में आए परिवर्तन का निरीक्षण करता है तथा उसे रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है हस्तक्षेपी चर, इंटरवेनिंग वेरिएबल। एक प्रकार का संभाव्य स्वतंत्र चर होता है जिसे प्रयोग के दौरान स्थिर रखा जाता है। इसे प्रयोगकर्ता द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। वर्तमान प्रयोग में इस विधि का प्रयोग बहुतायत किया जाता है तथा उचित प्रयोग है तो निम्न बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है: चरों को नियंत्रित रखना, चरों को परिभाषित करना, चरों की पहचान करना। प्रयोगात्मक विधि को नियंत्रित अवलोकन विधि भी कहते हैं। आधुनिक समय में कार्य कारण संबंध की स्थापना है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है, इसलिए प्राप्त परिणामों में विश्वसनीयता तथा वैधता होती है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, संवेगात्मक विकास। जब हम भयभीत होते हैं तब हम उस भय के कारण बचने की कोशिश करते हैं। हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, हृदय गति बढ़ जाती है तथा कभी कभी हम कांपने भी लगते हैं। इस उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की गति में आने वाले तथा उत्तेजित दशा है। क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। ड्रेवर के अनुसार संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। किम्बाल यंग के अनुसार संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है जिसमें शारीरिक ड्रेवर के अनुसार संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। किम्बाल यंग के अनुसार संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है जिसमें शारीरिक क्रियाएं और शक्तिशाली भावनाएं किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ जाती हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संवेग वास्तव में व्यक्ति की ऐसी स्थिति को अभिव्यक्त करता है जब वह आंतरिक भावों के अचानक तीव्र होने तथा विवेक प्रक्रिया के नियंत्रण से मुक्त व्यवहार को परिलक्षित करता है। साधारण शब्दों में संवेग आंतरिक भावों का बाह्य प्रदर्शन है। संवेग की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन। संवेग मानव जीवन में सब महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इनकी प्रकृति क्षणिक तथा भावनात्मक होती है। स्टाउट के अनुसार प्रत्येक विशिष्ट प्रकार के संवेग में कुछ विभिन्नता होती है जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। संवेगों की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं: व्यापकता, तीव्रता, स्थानांतरण, सुख दुख का भाव, मूल प्रवृत्तियों से सहसंबंध, व्यवहार में परिवर्तन, क्रियात्मकता, व्यक्तिता, तीव्रता।
संवेगों में तीव्रता पाई जाती है जो व्यक्ति के अंदर एक तूफान जागृत कर देता है। व्यापकता, निम्नतर प्राणियों से लेकर उच्चतर प्राणियों तक एक ही प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिकता। संवेगों में व्यक्तिकता होती है, अर्थात अलग अलग व्यक्ति एक ही संवेग के प्रति अलग अलग व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है स्थानांतरण। ड्रमंड एवं मेलोन के अनुसार संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है। संवेग कभी कभी अन्य परिस्थितियों में स्थानांतरित भी होते हैं। उदाहरण, बड़े अफसर से डांट फटकार लगने पर उत्पन्न क्रोध में अपने सहकर्मियों अथवा घर में सदस्यों के साथ बुरा व्यवहार करना। क्रियात्मकता, प्रयोग संवेग किसी न किसी क्रियात्मक प्रवृत्ति से संबंधित होता है। संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। सुख दुख का भाव। स्टाउट के अनुसार अपनी विशिष्ट भावना के अलावा संवेग में निसंदेह रूप से सुख या दुख की भावना होती है। संवेग में सुख या दुख की भावना निहित होती है। संवेगात्मक स्थिति में व्यक्ति दुख या सुख का अनुभव करता है। संवेग का अनुभव किसी निश्चित वस्तु के संबंध में ही किया जाता है। एक निश्चित संवेग उसके समरूप संवेगात्मक मनोदशा का निर्माण करता है। संवेग के समय व्यक्ति के व्यवहार के संपूर्ण स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। संवेग एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। प्रत्येक संवेग किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। संवेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमोशन। संवेग कई प्रकार के होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने संवेग को अलग अलग ढंग से वर्गीकृत किया। कुछ मनोवैज्ञानिकों का वर्गीकरण निम्नवत है। डेकार्टे ने संवेग को निम्नतः 6 भागों में वर्गीकृत किया। पहला है प्रशंसा, दूसरा हर्ष, तीसरा शोक, प्यार, इच्छा और घृणा। किसके अनुसार? डेकार्टे। मैकडूगल ने संवेग को 14 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें से प्रत्येक संवेग का संबंध किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से होता है। इन संवेगों तथा उनसे संबंध मूल प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। संवेग और मूल प्रवृत्ति: भय, पलायन, भागना; क्रोध, ईर्ष्या, युद्धप्रियता; क्रोध, ईर्ष्या, युद्ध प्रियता; घृणा, विकर्षण; वात्सल्य, शिशु रक्षा संस्थान कामना; कष्ट, शरणागति; कामुकता, काम; आश्चर्य, जिज्ञासा; अधीनता की भावना, आत्महीनता; श्रेष्ठता की भावना, आत्मगौरव, आत्म प्रदर्शन; एकाकीपन, सामूहिकता; भूख, भोजनावेशण, भोजन तलाश; अधिकार की भावना, संचय, ग्रहण; रचना के आनंद, रचना; आमोद, हास। सभी संवेगों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन सैलोव तथा मेयर ने किया था। वर्ष 1990 में उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के मापन हेतु एक परीक्षण का भी निर्माण किया। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों के संज्ञानात्मक क्षेत्र के व्यक्तिगत विभिन्नताओं में योग्यताओं में विभेद करना था। परंतु संवेगात्मक बुद्धि के वर्तमान स्वरूप को लोकप्रिय बनाने का श्रेय केवल अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन को जाता है। वर्ष 1995 में प्रकाशित अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ के गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि की वैज्ञानिक और सैद्धांतिक व्याख्या दी, जिसके माध्यम से इसके संप्रत्यय के व्यापक पहचान मिली। इसके माध्यम से उन्होंने समझाया कि जिंदगी की सफलताओं का केवल 20% बुद्धि लब्धि के कारण होता है, जबकि शेष परसेंट 80% सफलता संवेगात्मक बुद्धि के कारण होती है। वर्ष 1997 में प्रकाशित अपनी पुस्तक संवेगात्मक विकास एवं संवेगात्मक बुद्धि में सैलेव एवं मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि को निम्नवत परिभाषित किया है। संवेगात्मक बुद्धि को एक ऐसी क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें 4 विभिन्न रूपों में संवेगों को उचित दिशा में देने में मदद मिले। जैसे संवेग विशेष का प्रत्यक्षीकरण करना, उसका अपनी विचार प्रक्रिया में समन्वय करना, उसे समझना तथा उसका प्रबंधन करना। गोलमैन को सामयिक बुद्धि की परिभाषा के अनुसार यह वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति दूसरों और स्वयं के भाव को पहचानता है तथा अपने कार्यों को विवेरित करता है एवं अपने संबंधों में संयोगों को प्रबंधित कर पाता है। गोलमैन के अनुसार संवेगिक बुद्धि की मदद से बुद्धि लब्धि में पाई गई क्षमताओं से अलग क्षमताओं का मापन किया जाता है तथा ये क्षमताएं परस्पर विरोधी न होकर पूरक होती हैं। वर्ष 1999 में गोलमैन व उसके सहयोगी बोयार्जिस ने संवेगात्मक बुद्धि के मापन हेतु द इमोशनल कॉम्पिटेंसी इन्वेंटरी का निर्माण किया तथा वर्ष 2007 में इसका एक नवीन संस्करण द इमोशनल एंड सोशल कॉम्पिटेंसी इन्वेंटरी ESCI प्रस्तुत किया। लॉक ने संवेगात्मक बुद्धि को कौशल स्किल के रूप में स्वीकार करने का सुझाव दिया। संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा: व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए संवेगात्मक बुद्धि की आवश्यकता होती है। संवेगात्मक बुद्धि को उस योग्यता के रूप में समझा जा सकता है जिसकी मदद से व्यक्ति अपने भावों का प्रबंधन करता है, अन्य व्यक्तियों के भावों पर विभेद कर पाता है, सूचनाओं को ग्रहण करके उनके आधार पर अपने व्यवहार, क्रिया तथा चिंतन का निर्देशन कर पाता है तथा साथ ही दूसरे के संवेगों से भी तर्कड़ा का वह प्रबंधन करता है आदि। संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा को समझने के लिए पहले कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करना होगा, जो निम्नवत है। बारान के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि द्वारा वह क्षमता परिवर्तित होती है जिसके माध्यम से दिन प्रतिदिन के पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ निपटा जाता है और जो व्यक्ति की जिंदगी में जिससे पेशेवर तथा व्यक्तिगत सम्मिलित हैं सफलता प्राप्त करने में मदद करता है।
दूसरा डिफिनेशन है इनके अनुसार संवेगात्मक बुद्धि संवेगों का अनुभव करने, प्रयोग करने, उन्हें संप्रेषित करने, पहचानने, स्मरण करने, उनके सीखने, उनके प्रबंधन एवं अवबोध का जन्मजात सामर्थ्य है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संवेगात्मक बुद्धि संवेगों और उनके उत्पन्न होने के कारणों को समझने, स्वयं के और दूसरों के संवेगों का प्रभावी प्रबंधन करने, संवेगों को किसी समस्या का हल करने, एक सूचना के स्रोत के रूप में उसको प्रयोग करने तथा सामाजिक परिस्थितियों में व्यवहार करते समय सृजनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की योग्यता है। संवेगात्मक विकास का अध्ययन। संवेग बालक के व्यवहार के आधार तो होते ही हैं, साथ ही संवेगात्मक विकास के आधार भी होते हैं। साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सकारात्मक संवेग अर्थात प्रेम, हर्ष तथा उत्सुकता आदि बालक को शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास में सहयोग करते हैं, जबकि नकारात्मक संवेग अर्थात भय, क्रोध तथा ईर्ष्या आदि उसके विकास में अवांछित प्रभाव डाल सकते हैं। एक शिक्षक के लिए बालक के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संवेगात्मक विकास का अध्ययन आवश्यक है। शैशव में संवेगात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं होते हैं, मानव व्यक्तित्व के किसी भी अंग के समान उनका भी विकास होता है। ब्रिजेश के अनुसार शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। अतः यह कहना उचित होगा कि जन्म के समय शिशु में संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं के रूप में सिर्फ उत्तेजना ही होती है। वह जन्म से ही किसी न किसी प्रकार से अपनी संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं का प्रदर्शन करता है, जैसे रोना, चिल्लाना, चीखना, हाथ पैर पटकना आदि। परंतु इस अवस्था में उसमें कौन कौन से संवेग विद्यमान होते हैं, इस बात के कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलते हैं। श्रीमती हरलाक के अनुसार इस समय शिशु में कोई ऐसे स्पष्ट निश्चित संवेगात्मक पैटर्न का पता नहीं चलता जिन्हें विशेष संवेगात्मक अवस्थाओं के रूप में पहचानना और जाना जा सकता हो। फिर भी शिशु के संवेगात्मक व्यवहार के विकास संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक अस्थिरता होती है, उसका संवेग क्षणिक होता है, अर्थात कुछ ही समय के लिए रहता है। आयु को बढ़ने के साथ साथ इस अस्थिरता में कमी आने लगती है, अर्थात उसके संवेगात्मक व्यवहार में स्थिरता आने लगती है। प्रारंभ में शिशु के संवेगों में अत्यधिक तीव्रता आंधी तूफान की गति सा होती है, धीरे धीरे इसकी कमी आ जाती है। फिर वह संवेगों की अभिव्यक्ति उचित माध्यम से करने का प्रयास करता है। प्रारंभ में शिशु के संवेग अस्पष्ट होते हैं तथा धीरे धीरे उनमें स्पष्टता आ जाती है, इसलिए प्रारंभ में शिशु के संवेगों को पहचानने में कठिनाई होती है। एलिस क्रो के अनुसार शिशु अपने साथियों और बड़े लोगों के संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। उसे उन्हीं बातों से भय लगता है जिससे उनको लगता है कि क्रोध का क्रोध से और प्रेम का प्रेम से उत्तर देना है। 3 वर्ष की आयु से शिशु अपने साथियों के प्रति प्रेम का विकास हो जाता है और वह उनके साथ हंसता खेलता है। शिशु का संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे अधिक निश्चित और स्पष्ट होता जाता है। उसके व्यवहार के विकास की सामान्य दिशा निश्चित और अस्पष्ट विशिष्ट की ओर होती है। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। शैशवावस्था में शिशु का स्वभाव अत्यंत स्वार्थी होता है। उसके संवेग भी उसकी आवश्यकताओं के अनुसार ही होते हैं, जैसे भूख लगने पर रोना। उम्र बढ़ने के साथ उसके संवेगात्मक विकास पर उसके समवयस्क समूह, विद्यालय तथा वातावरण आदि कारकों का प्रभाव पड़ता है, जिससे उसके संवेगात्मक विकास को एक नई दिशा मिलती है। इस अवस्था को संवेगात्मक परिवर्तनों की कुछ विशेषताएं निम्नवत हैं। बालक के संवेग में स्पष्टता, निश्चितता तथा विशिष्टता आ जाती है। वे उसको पूर्व की अवस्था की भांति उत्तेजित नहीं कर पाते हैं तथा साथ ही बालक में संवेगों के दमन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालक विभिन्न समूहों का सदस्य होता है, जिसमें साधारणतः परस्पर ईर्ष्या व घृणा आदि पाई जाती है। एलिस क्रो के अनुसार वह अपने से अधिक भाग्यशाली बालकों से ईर्ष्या करता है। इस अवस्था में बालक में असफलता का भय होता है, कि जो कि स्वाभाविक रूप से शैशवावस्था के भय से भिन्न होता है। इच्छा पूर्ति न होने पर बालकों में निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में बालक हर्ष व स्नेह जैसे सुखद संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। एलिस क्रो के अनुसार बालक सामान्य रूप से प्रसन्न रहता है और दूसरे के प्रति उसकी विद्वेष भी अस्थायी हो जाती है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। कोल एंड ब्रूस के अनुसार किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। इन्हीं तीव्र परिवर्तनों के कारण इस अवस्था को तूफान और तनाव का समय माना जाता है। किशोरावस्था में संवेगों का प्रयास अत्यंत भीषण होता है, जिन पर नियंत्रण करना एक किशोर के लिए अत्यंत कठिन होता है। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है, जो संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती है। स्वप्रेम, समलिंगी प्रेम तथा विषमलिंगी प्रेम के रूप में वो अपनी काम के प्रवृत्ति की संवेगात्मक अभिव्यक्ति करता है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि किशोर एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ किशोर समस्याओं का सामना कुछ शांतिपूर्ण ढंग से करता है। वह अपने संयोगों पर नियंत्रण करने की तो प्रबल इच्छा रखता है, किंतु संवेगात्मक उद्दीपन फिर भी बने रहते हैं। किशोर इनके प्रति अपनी अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। किशोरावस्था के कुछ प्रमुख संवेग निम्नलिखित हैं। इसका स्वरूप बाल्यावस्था के संवेगों के स्वरूप से सामान्यतया भिन्न होता है, जैसे क्रोध हो गया, स्पर्धा हो गया, स्नेह हो गया, हर्ष हो गया, जिज्ञासा हो गया, ईर्ष्या हो गया, चिंता हो गया, भय हो गया।
संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संवेगात्मक विकास के कुछ कारक प्रभावित करते हैं, जिन पर नियंत्रण स्थापित करके बालक की संवेगशीलता को उचित दिशा निर्देश दिया जा सकता है। हरलॉक के अनुसार प्रत्येक बालक में संवेगशीलता की दशा उसके स्वास्थ्य, दिन के समय तथा वातावरण संबंधी कारकों पर निर्भर रहने के कारण समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। ऐसे कुछ प्रमुख कारण निम्नवत हैं: सामाजिक स्वीकृति, स्वास्थ्य, थकान, वातावरण, मानसिक योग्यता, परिवार, विद्यालय, शिक्षक। नेक्स्ट है नैतिक विकास। नैतिक विकास से तात्पर्य उस विकास से है जिन्हें मानवीय व्यवहारों से संबंधित करने पर जीवन उज्ज्वल तथा उच्च बनता है। इन व्यवहारों को उस स्तर तक बनाना जिस स्तर को संस्कृति तथा समाज ने मान्य किया, अर्थात जो हमारी संस्कृति, मान्यताओं, परंपराओं, सामाजिक आदर्शों के अनुकूल हो। नैतिकता स्वप्रेरित होती है। नैतिकता के अंतर्गत बौद्धिक पक्ष तथा भावात्मक पक्ष निर्धारक तत्व होते हैं। आत्मचेतना द्वारा बालक की भलाई बुराई, सत्य असत्य, न्याय अन्याय तथा उचित अनुचित में अंतर करने लगता है। यह योग्यता बालक में नैतिक विकास के द्वारा ही आती है। नैतिक विकास प्रासंगिक रहते हैं तथा हमेशा ही उनका औचित्य बना रहता है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि नैतिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज में मान्य आदर्शों, आचरण व नैतिक मानदंडों का अनुसरण करके अपने अंदर समाहित रहता है तथा इच्छाओं और दायित्वों के संघर्ष का नियंत्रण सीखता है। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास न्याय के परिपक्व तथा स्वस्फूर्त संप्रत्यों की प्राप्ति है। नैतिक विकास के पक्ष, एस्पेक्ट्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, और नैतिक विकास के सिद्धांत, थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास संबंधी दो मुख्य सिद्धांत निम्नवत हैं: पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। प्रतिपादक जीन पियाजे। नैतिक विकास स्तर 3 अवस्थाएं, और कोहलरबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की 3 स्तर और 6 अवस्थाएं हैं। तो पहला है पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड में नैतिक विकास की अवस्थाओं के रूप में प्रस्तुत किया तथा साथ ही प्रत्येक स्तर पर नैतिक विकास हेतु उस अवस्था के अनुरूप ज्ञानात्मक कौशलों की आवश्यकता भी बताई। उन्होंने यह तर्क दिया कि खेलों के नियमों की समझ ही बच्चों के नैतिक विकास की आधारशिला है। पियाजे तथा कोहलरबर्ग दोनों ही नैतिक व्यवहार अथवा प्रभाव की अपेक्षा नैतिक निर्णय पर अधिक बल दिया है। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं, जिनका क्रमबद्ध वर्णन निम्नवत है: स्वायत्त नैतिकता, नैतिक समानता, विषम विधिक नैतिकता। तो विषम विधिक नैतिकता क्या होती है? हेट्रोनॉमस मोरालिटी। पियाजे के नैतिक विकास का यह प्रथम स्तर है, जो लगभग 4 वर्ष से 7 से 8 वर्ष की आयु तक चलता है। विशेषताओं के अनुसार इस स्तर को कोई अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है, जिनमें मुख्य हैं नैतिक यथार्थता, बंधन युक्त या विवश नैतिकता और बाह्य नैतिकता। इस अवस्था में बच्चा समझने लगता है कि उसकी आवश्यकताएं तथा जरूरतों बड़ों की सत्ता पर निर्भर है तथा वह व्यवहार के नियमों को समझने व पालन करने लगता है। अर्थात यह कहना उचित ही होगा कि इस अवस्था में बालक में विद्यमान नैतिकता दूसरों के द्वारा स्थापित नियमों पर आधारित होती है। इस अवस्था में बच्चे को वह सब स्वीकार होता है जो बड़े अथवा नियम कहते हैं, वही तर्क संगत है, वही उचित है। इस स्तर पर यथावत आज्ञा पालन उचित माना जाता है। पियाजे इस यथावत आज्ञा पालन का एक कारण बालक में विकसित संज्ञानात्मक अवस्था, आत्म केंद्रितता को मानते हैं। नेक्स्ट है नैतिक समानता। पियाजे के नैतिक विकास का यह दूसरा स्तर है, जो लगभग 7 से 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक चलता है। इस स्तर में बालक परस्पर सहमति से खेल के नियम निर्धारित करने लगते हैं। उनमें आत्म केंद्रितता से हटकर सहयोगात्मकता के भाव का विकास होने लगता है और वह समूह वाले क्रियाकलापों में रुचि लेने लगता है। उनके संबंध परस्पर समानता तथा लेन देन पर आधारित होता है। इस अवस्था में बालक के नैतिक विकास पर मुख्य रूप से उसके सामाजिक तथा ज्ञानात्मक विकास प्रभाव डालते हैं। उसमें न्यायप्रियता की भावना जागृत होने लगती है। नेक्स्ट है स्वायत्त नैतिकता। पियाजे के नैतिक विकास का यह अंतिम और सर्वाधिक विकासशील स्तर है, विकसित स्तर है। लगभग 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है। विशेषताओं के आधार पर इस स्तर को कई अन्य नामों से संबोधित किया जाता है, जिनमें कुछ मुख्य निम्नवत हैं। पहला है नैतिक सापेक्षता, दूसरा है सहयोगात्मक नैतिकता, तीसरा है आंतरिक नैतिकता। इस अवस्था में नैतिकता आत्मनिर्भर निर्धारित होती है। वह अमूर्त चिंतन करने लगता है, जो उस नैतिकता के सिद्धांतों को समझने में सहायता करता है तथा वह स्वतंत्र निर्णय लेने लगता है। इस स्तर पर न्याय की संकल्पना मुख्य रूप से समानता आधारित होती है। बालक अपने व्यवहार को नियंत्रित करने योग्य हो जाता है तथा उसका व्यवहार स्वनिर्मित नियमों पर आधारित होता है। कोहलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इस सिद्धांत का मूल स्वरूप पियाजे ने ही प्रतिपादित किया था, परंतु
उस पर व्यवस्थित खोज एवं शोध लॉरेंस कोहलबर्ग ने शिकागो विश्वविद्यालय में किया। इस सिद्धांत के अनुसार नैतिक चिंतन जो नैतिक व्यवहार का मूल 6 क्रमिक स्तरों से विकसित होता है। चूंकि इसका संबंध न्याय से है अतः यह व्यक्ति के साथ आजीवन जुड़ा रहता है। उन्होंने अपने विचार का आधार हिंज, संदेहास्पद, किंकर्त विमूढ़ता को बनाया, जिसमें हिंज कैंसर से पीड़ित अपनी पत्नी को बचाने के लिए वैज्ञानिक के यहाँ चोरी करता है, क्योंकि वह वैज्ञानिक उससे दवा की कीमत 10 गुना मांगता है, जिसके लिए हर स्रोत से धन इकट्ठा करने के बाद भी हिंज अल्पत्र दवा पाता जो इलाज के लिए नाकाफी होती। इससे दुखी होकर हिंज दवा की चोरी से अपराध का बोध महसूस तो करता है, पर दूसरी ओर समाज के रिक्त पिपासुओं के सामने असहाय होकर उठाए गए अपने कदमों को जीवन रक्षा की दृष्टि से सही ठहराता है। कोहलबर्ग का यह सिद्धांत मुख्य रूप से नैतिक विकास से संबंधित तार्किक चिंतन के 3 स्तर प्रस्तुत करता है, जिनमें जिनमें पहला है पूर्व लौकिक स्तर, जो 4 से 10 वर्ष होता है। इस नैतिकता को प्राक नैतिकता कहते हैं। अवस्था: दंड, आज्ञा पालन, अधविन्यास, चिंतन, अचिंतन, अविवेक, चोरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने पर हमें दंड के पात्र होते हैं। प्रमुख संबंध: आत्मरक्षा, दंड से बचाव। दूसरा है लौकिक स्तर, पूर्व लौकिक स्तर हो गया पहला। दूसरा है लौकिक, 10 से 13 वर्ष। सामाजिक होता है, इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की का अधिविन्यास आता है, कानून तथा व्यवस्था का विन्यास होता है। लौकिक स्तर: मैं अच्छा लड़का हूँ, यह काम तो बुरे लड़के करते हैं। चोरी करना समाज के नियमों के विरुद्ध है, अतः किसी भी परिस्थिति में चोरी नहीं करना चाहिए। आदर्श नागरिक का प्रमुख संबंध होता है इससे। और इसमें चतुर। तीसरा है इसका पाश्च लौकिक स्तर, सामान्यतः 13 से अधिक या मध्य स्तर पर तक कभी नहीं। स्व अनुमोदित होते, इसमें सामाजिक संविदा अधिविन्यास और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विन्यास। इसमें यदि तत्कालीन परिस्थिति की आवश्यकता हो तो मैं चोरी कर लूंगा, किसी की जीवन रक्षा के लिए मैं भी करूंगा, चाहे मेरी व्यक्तिगत हानि क्यों न हो। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा की भावना इसमें आ जाती है। प्रत्येक स्तर पर कुछ सोपान होते हैं जो कि स्वकेंद्रिता से प्रारंभ होकर दूसरों की केंद्रितता की ओर बढ़ते हैं। जब व्यक्तियों को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो उनकी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, न कि अंतिम निर्णय। पहला है पूर्व लौकिक स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज। नैतिक तर्कड़ा के इस स्तर में वे वे नियम सम्मिलित होते हैं जिनका निर्माण दूसरों के द्वारा किया जाता है और पालन बालकों द्वारा किया जाता है। अर्थात साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सही गलत उचित अनुचित मुख्य रूप से कुछ बाह्य कारकों पर आधारित होते हैं। इस स्तर के नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं निम्नवत है। पहला, सजा या आज्ञा पालन की स्थिति का अधिविन्यास। आज्ञा पालन अधिविन्यास: इस अवस्था में भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि उनका कार्य उचित है या अनुचित। इस अवस्था में बालक नियम तोड़ने से बचता है क्योंकि वह नियम तोड़ने से होने वाले दुष्परिणाम को समझता है। बालक का कार्य स्वरक्षण पर आधारित होता है। दूसरा है कारण सापेक्ष अभिविन्यास, व्यक्तिगत पुरस्कार अभिविन्यास। किसी की स्वयं की आवश्यकताओं तथा दूसरों की आवश्यकताओं के लिए क्या उचित है, इसमें उचित और पारस्परिकता के तत्व विद्यमान रहते हैं। इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वलाभ से प्रोत्साहित होता है तथा सही गलत का निर्धारण उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं करती है। वह अपने अच्छे व्यवहार पर पुरस्कार की अपेक्षा करता है कि उसे पुरस्कार में क्या दिया जाए। नेक्स्ट है लौकिक स्तर। इस स्तर पर बालक उन नियमों का पालन करते हैं जो उसकी स्वयं की आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं में समन्वय स्थापित करते हों। वह समाज की अपेक्षाओं को पूरी करने में रुचि लेता है। बालक में समाज द्वारा स्थापित नियमों के प्रति समर्थन का भाव होता है तथा उन्हें सही तथा गलत का एहसास होता है। इस स्तर के नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। यह अवस्था मुख्यतः सामाजिक सहमति की अवस्था है। बालक मानता है कि अच्छा व्यवहार यह है उससे दूसरा आनंदित हो और उसे स्वीकृत भी करे तथा कोई स्वीकृति अच्छा बनकर ही प्राप्त की जा सकती है। साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि बालक की नैतिकता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या दूसरे उसकी प्रशंसा करेंगे। चौथा है कानून तथा व्यवस्था अभिविन्यास। इससे अभिप्राय स्वयं के कर्तव्यों का पालन करना, प्राधिकरण के प्रति सम्मान की भावना को व्यक्त करना तथा स्वयं की रक्षा करने के लिए सामाजिक नियमों के पालन करने से है। बालक यह मानता है कि समाज एक संस्थागत ढांचा है जो सभी को उसी अवस्था के अनुरूप व्यवहार करने हेतु नियंत्रित करता है। बालक की नैतिकता का आधार भी यही भावना होती है तथा वह मानता है कि खुद को नुकसान होने पर भी हमें उसी व्यवस्था के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है पाशलौकिक स्तर। यह नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर है जिसमें व्यक्ति अपने मूल्यों को उन नैतिक सिद्धांतों के रूप में परिभाषित करते हैं
जिनका पालन उनके द्वारा चयनित होता है, यद्यपि वे नैतिक सिद्धांत के परंपरागत सामाजिक मूल्य या सिद्धांतों से भिन्न ही क्यों न हो। अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि इस स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया सामाजिक मूल्यों या सिद्धांतों पर आधारित ही हो। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से अमूर्त चिंतन तथा व्यक्तिगत सिद्धांतों पर आधारित होती है। इस स्तर के नैतिक विकास की दो अवस्थाएं निम्नवत हैं। पहला है सामाजिक संविदा अभिविन्यास। क्या उचित है, इसका वर्णन मुख्यतः अधिकर संपूर्ण समाज द्वारा स्वीकृत मापदंडों के रूप में किया जाता है, परंतु अवस्था 4 की तुलना में इस अवस्था के नियम ठोस नहीं होते, अर्थात उनमें समाज की आवश्यकता के अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि इस अवस्था के अंतर्गत नैतिक विकास के सिद्धांत सामाजिक उपयोगिता तथा व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित होते हैं। इन सिद्धांतों में मुख्य रूप से तर्क तथा विचार विमर्श का प्रभाव होता है, जिनका मूल आधार सामाजिक भलाई होता है। अवस्था 6 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। यह नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था है, जिसमें क्या उचित है इसका चुनाव स्वयं द्वारा चयनित नीति शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। ये सिद्धांत ठोस तथा नैतिक होते हैं, न कि कोई विशेष नैतिक उपदेश होते हैं। इन सिद्धांतों का मूल अधिक आधार पर हित, तार्किक व्यापकता तथा सार्वभौमिकता होता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित चिंतन। नैतिक विकास की अवस्थाओं के मध्य संबंध। पियाजे तथा कोहलर के द्वारा बताए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अध्ययन से उनके मध्य एवं संबंध परिलक्षित होता है। उनकी अवस्थाओं के मध्य काफ़ी हद तक एक समरूपता निरूपित होकर करते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए पियाजे के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए पुनरावृत्ति कर दी तथा पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नवत हैं। परिवार, धर्म, वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य, समूह, विद्यालय, मानसिक स्वास्थ्य। समाज में निर्माण में लैंगिक मुद्दे। समाज निर्माण में स्त्री पुरुष एक दूसरे के दो पहलुओं की भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार किसी एक पहलू के अभाव में सिक्के के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार किसी एकमात्र स्त्री या पुरुष या समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्राचीन काल में स्त्री को बहुत महत्व दिया जाता था। वैदिक काल में स्त्री प्रत्येक पग पर पुरुष की सहगामी गामिनी हुआ करती थी। उसे शिक्षा प्राप्त करने व वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त था। वे सामाजिक नीतियों के निर्धारण, नियंत्रण व संचालन में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती थी। मैत्रेयी, मार्गी, गार्गी व लोपामुद्रा आदि के रूप में हमें उस युग के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जो न केवल उच्च स्तरीय विदुषी महिलाएं थीं, बल्कि उच्चतर गणित, पारिस्थितिकी तथा समाज विज्ञान आदि विषयों में भी निपुण थी। किंतु उत्तर वैदिक काल में भी नारी की दशा गिरती हुई व मध्यकाल तक का युग का नारी जाति के लिए बहुत अंधकारमय रहा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद भी वर्तमान भारतीय समाज में सत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप से व्याप्त है, जिसके कारण महिलाओं को आज भी एक जिम्मेदारी समझा जाता है। लिंग तथा जेंडर का तुलनात्मक अध्ययन। लिंग एक जैविक संरचना है, जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है। प्रकृति प्रदत्त है लिंग, समाज निर्मित है जेंडर। स्थिर होता है लिंग, परिवर्तनीय होता है जेंडर। व्यक्तिगत होता है लिंग, व्यवस्थित होता है जेंडर। अस्तरीय होता है लिंग, स्तरीय होता है जेंडर। अपरिवर्तनशील होता है लिंग, परिवर्तनशील होता है जेंडर। लैंगिक भेदभाव। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं के कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है, जिसमें वह घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में सभी जगह प्रचलित है। अनेक शिक्षाविदों तथा मनोवैज्ञानिकों ने लैंगिक भेदभाव पर अनुसंधान किया तथा इसके कारकों का पता लगाने की कोशिश की। लिंग और लिंग की भूमिका पर सन 1935 में सांस्कृतिक मनोविज्ञानी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड ने अपने शोध 3 आदिम समाजों में सेक्स और स्वभाव में विस्तृत चर्चा की। यद्यपि उनके अध्ययन का केंद्र आदिवासी समाज रहा, फिर भी वह समाज में व्याप्त इस अंतर को महसूस करते हुए कहती हैं कि किस तरह एक ऐसा समाज है जहां महिलाएं गुलाम की भूमिका में हैं, तो दूसरी ओर छाम्बरी आदिवासी समाज है जहां महिलाएं सत्ता में हैं और पुरुष गुलाम और कमजोर की भूमिका में हैं। वह लिंग अर्थात सेक्स आधारित श्रम विभाजन को प्राकृतिक मानती हैं। लैंगिक असमानता के आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं है, वरन इन दोनों के बारे में प्रचलित पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी क्षमता और स्वीकृति सामाजिक मान्यताएं हैं। वर्ग के अनुसार एक व्यक्ति के व्यवहारों के प्रस्तुतिकरण उसके द्वारा निभाई जाने वाली लैंगिक भूमिकाओं से जुड़ा होता है। लैंगिक विभेद के प्रकार। टाइप्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। समाज में व्याप्त लिंगी विभेद प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। ये विभेद कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ निम्नवत हैं। स्थानीय विभेद, आर्थिक विभेद, भाषाई विभेद, रंग विभेद, जाति विभेद, सांस्कृतिक विभेद। उपयुक्त दर्शाए गए सभी विभेद मानवता के लिए खतरा है। मनुष्य की एक
कि एकता की स्थापना में ये सभी प्रकार के विभेद बाधक हैं। लिंगी विभेद के कारण बालिकाओं का भ्रूणावस्था में ही समाप्त कर दिया जाता है। पूर्वाग्रह, प्रेजुडिसी किसी विशेष समूह के प्रति अभिवृत्ति का उदाहरण है। यह व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक संगठन का अभिन्न अंग है। यह व्यवहार की दिशा में व्यक्ति की अचेतन रूप से अग्रसित करता है। यह जन्मजात नहीं होती, अपितु उम्र के साथ सीखी जाती है। पूर्वाग्रह के अंतर्गत एक व्यक्ति अन्य के बारे में कुछ विशेष प्रकार के विचारों का विकास कर लेता है। ये प्रायः नकारात्मक रूढ़िवादिता स्टीरियोटाइप पर आधारित होते हैं। जेम्स डुवेर के अनुसार पूर्वाग्रह एक विशेष प्रकार के कार्यों, वस्तुओं, व्यक्तियों तथा सिद्धांतों के विरुद्ध अथवा पक्ष में एक अभिवृत्ति है जिसके साथ प्रायः कुछ संवेग भी जुड़े रहते हैं। शेरिफ एंड शेरिफ के अनुसार समूह पूर्वाग्रह किसी अन्य समूह तथा उसके सदस्यों के प्रति समूह विशेष के सदस्यों को की उनके अपने स्थापित आदर्श नियमों से प्राप्त की जाने वाली नकारात्मक मनोवृत्ति है। न्यूकाम्प के अनुसार पूर्वाग्रह एक विरोधात्मक मनोवृत्ति है। प्रत्यक्षीकरण कार्य करने तथा सोचने से पूर्व की स्थिति है और उसी दिशा में सोचने की क्रिया है जो प्रायः दूसरे समूह अथवा व्यक्ति के विरोध में है। क्रंच एंड क्रचफोल्ड के अनुसार पूर्वाग्रह का तात्पर्य उन अवृत्तियों तथा विश्वासों से है जो विषयों को लाभदायक अथवा हानिकारक परिस्थितियों में रख देता है। प्रजाति पूर्वाग्रह का अभिप्राय किसी अल्पमत प्रजाति समूह अथवा राष्ट्रीय समूह के प्रति अवृत्तियों से है जो कि उस समूह के सदस्यों के लिए हानिकारक है। जेंडर निष्पक्ष समाज के निर्धारण में शिक्षक की भूमिका। लड़के व लड़कियों को समान अधिकार देना, लड़के व लड़कियों के समान व्यवहार करना, व्यवहार का सतत मूल्यांकन करना जिससे कि जेंडर भेदभाव तथा जेंडर पक्षपातपूर्ण व्यवहार से बचा जा सके। लिंगवादी भाषा के प्रयोग का निषेध, लिंग मिश्रित समूह का निर्माण करना, जेंडर संवेदन होकर न्योचित ढंग से पाठ्यक्रम की चर्चा करना, एक आदर्श तथा जेंडर निष्पक्ष व्यवहार प्रस्तुत करना, रूढ़िबद्ध धारणा को बदलने के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना, लड़के व लड़कियों दोनों की सक्रिय भागीदारी की जिम्मेदारी, विश्व महिला दिवस, महिला वैज्ञानिकों तथा विशेष महिलाओं के जन्मदिन मनाना, लड़के और लड़कियों के अंतर्गत अंतर्मन में एक सकारात्मक छवि बनाती है। नेक्स्ट है समाजीकरण। समाजीकरण और अध्यापक। विद्यालय न केवल औपचारिक शिक्षा का एक साधन है बल्कि यह बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करता है और बालक के इस कार्य में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। सामाजिकरण की इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्नवत होती है। अध्यापक की शिक्षा द्वारा बच्चों में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मान्य मूल्य पैदा कर सकता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह बालक के परिजनों से संपर्क करे जिससे वह उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों के विषय में जानकारी हासिल करे और उन्हीं के अनुरूप बालक के विकास को उचित अवसर प्रदान कर सके। शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को सामाजिक गतिविधियों में एक सक्रिय भागीदार बनने हेतु प्रेरित करे। इन गतिविधियों से उसका सामाजिकरण स्वतः ही हो जाएगा। शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यालय में नियमित रूप से सामूहिक गतिविधियों का संचालन करे जिसमें उसके सामाजिकरण के पर्याप्त व अनुकूल अवसर मिल सके। बच्चों को सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों तथा मानकों आदि का ज्ञान देना उससे सामाजिकरण की गति को तेज कर सकता है। शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों के समक्ष एक आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करे क्योंकि बालक अनुकरण द्वारा सीखते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों के साथ स्नेह व सहानुभूति भरपूर बर्ताव करे। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक। बालक को सामाजिकरण के उचित अवसर प्रदान करने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे कुछ कारक निम्नवत हैं। पहला है व्यक्तिक कारक, दूसरा है वातावरणीय कारक। व्यक्तिक कारक क्या होते हैं भैया? सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य व्यक्तिक कारक निम्नवत हैं। सामाजिकरण, वंशानुक्रम, शारीरिक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास। वंशानुक्रम बालक की अनेक क्षमताओं का निर्धारण करता है परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक के सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का कुछ हद तक प्रभाव पड़ता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिशु की पहली मुस्कान या उनका कोई विशिष्ट व्यवहार वंशानुक्रम से उत्पन्न होने वाला हो सकता है। शारीरिक व मानसिक विकास। अच्छे शारीरिक विकास वाले बालकों का सामाजिक विकास भी अच्छा होता है क्योंकि शारीरिक विकास आत्मविश्वास तथा आत्मगौरव को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। कोई भी व्यक्ति बौद्धिक रूप से जितना अधिक विकसित होता है वह सामाजिक रूप से भी उतना ही अधिक विकसित होता है। सोरेनसन के अनुसार जिस प्रकार अच्छा शारीरिक और मानसिक विकास साधारणतः सामाजिक रूप से परिपक्व होने में सहायता करता है उसी प्रकार कम शारीरिक और मानसिक विकास बालक के सामाजिक विकास की गति को धीमा कर सकता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक समायोजन और परिपक्वता तथा सामाजिक विकास के मध्य एक धनात्मक सहसंबंध होता है। उदाहरण, जो बालक क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता जबकि मधुर स्वभाव वाले बालक सबसे प्रिय होते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। नेक्स्ट है वातावरणीय कारक। स्किनर व हैरीमन के अनुसार वातावरण और संगठित साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है पारिवारिक वातावरण।
परिवार से ही बालक का सामाजिकरण आरंभ होता है। परिवार के सदस्यों के व्यवहार का ही बालक अनुकरण करता है। ऐसे परिवार जहाँ बच्चे के विकास हेतु आवश्यक उचित एवं स्वस्थ वातावरण मिलता है, सामाजिक रूप से स्वस्थ बालक का जन्म होता है। तो धन्यवाद। इसी के साथ आपका पहला यूनिट खत्म होता है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। एक छोटी सी पहल है, हमारा एक यूट्यूब चैनल है जो कि ऐसे बच्चों तक हमारा कोर्स, हमारा वीडियो को पहुंचाना कि जो कि किसी भी केवीएस पीआरटी या किसी भी टीचिंग एग्जाम के कोर्सेज को परचेस ना कर पाते हैं या कोई भी अच्छी कोचिंग की फीस नहीं दे पाते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।